नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आनंद पूर्वक स्वस्थ हैं सभी लोग, ऐसी हम कामना करते हैं। और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप सभी लोग प्रेरित भी करते होंगे प्रिवेंटिव एक्टिविटी के द्वारा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने वीडियोस को ओपन कर लें। स्वाति तिवारी जी, संध्या कुमारी, मिस्टर किशन जी, वीवो से कोई जुड़े हैं, कोई लेनवो टैब M8 से है, 1 2 3 4, लिनिमा पाटिल, सुलेखा, अपर्णा पांडे, अशोक त्रिपाठी जी, प्रेमलता जी, सभी लोग अपने वीडियोस को ओपन कर लें। हाँ, अगर भोजन कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं तो बात अलग है कि आप ऑफ कर लीजिए, अदरवाइज ओपन कर लीजिए। तो एक क्लास का प्रारूप लगता है कि हम सभी लोग क्लास में हैं, नहीं तो ऐसा मुझे महसूस होता है कि मैं बोल रहा हूं, आप लोग सो रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे चरक 3 पर। और इस चरक 3 का जो बेस बुक है, बेस जो है, और इस चरक 3 में हम लोग स्पेशली स्पाइन सेक्शन पर आपसे चर्चा करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के डिवीजन के बारे में चर्चा करेंगे। और कुछ चित्र, कुछ बातें आपकी हैंडबुक के थ्रू भी करेंगे। कल हमने एक और बात कही थी कि आपसे आज हम हैंडबुक 1 पर भी कुछ बातें करेंगे कि हैंडबुक 1 पे कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको मैं थोड़ा सा आपको शो अप कर देता हूं। हैंडबुक 1 आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का, उसका पेज नंबर 65 आप सभी लोग खोल लीजिए। हैंडबुक 1 पेज नंबर 65, 64, 65। हालांकि ये सारी चीजें आप लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक समरी फॉर्म के रूप में हम आपको ये पेजेस दिखाना चाहते हैं एज पर सिलेबस। हम आपसे स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। कौन सा हैंडबुक? हाँ, वही लग रहा है ज्यादा फाइल। देखते हैं इससे होगा। कुछ फाइल क्लोज करनी पड़ेगी। इसको क्लोज करते हैं। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं हैंडबुक 1, आयुर्वेदिक हैंडबुक 1 के पेज नंबर 64 पर। इस पेज पर देखिए, वात पित्त कफ जॉइंट के बारे में बताया गया है कि हमारे फिंगर में 3 जोड़ होते हैं और 3 फैलेंक्स होते हैं हर फिंगर में, जिसे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की भाषा में वात पित्त कफ जॉइंट के नाम से हम लोग देखते हैं। क्योंकि जो भी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो प्रमुख रूप से हमारा सब्जेक्ट है आयुर्वेद, उसके अनुसार इसके टर्म्स निर्धारित किए गए हैं। अंगूठे में 2 जोड़ होते हैं, तो पहले जोड़ को हम वात पित्त ज्वाइंट और नीचे के जोड़ को हम कफ ज्वाइंट कहते हैं। तो ये सारे आपके इसमें दिए गए हैं। हमारी फिंगर में 3 फैलेंक्स होते हैं, 3 पोर होते हैं। फर्स्ट पार्ट को वात फैलेंक्स,
पित्त फैलिंग्स और कफ फैलिंग्स कहते हैं। इसके बाद पिक्चर नंबर 65, पेज नंबर 65 में 10 द्रव्य और उन 10 द्रव्यों से संबंधित 10 फिंगर्स को यहाँ पर प्लॉटिंग बताई गई है, और हर द्रव्य के अंदर कौन से ऑर्गन मौजूद है वो यहाँ पर दिखाया गया है। 10 ओरिजिन ऑर्गन ऑन दी जॉइंट, 10 ओरिजिन ऑर्गन ऑन दी जॉइंट यहाँ पर दिखाया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि आकाश तत्व से संबंधित दो विशेष ऑर्गन, लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स। वायु तत्व से संबंधित दो विशेष ऑर्गन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हार्ट। फिर अग्नि तत्व से संबंधित दो ऑर्गन, गॉल ब्लैडर और लीवर। जल तत्व से संबंधित यूबी एंड किडनी। पृथ्वी तत्व से संबंधित स्टमक एंड स्प्लीन। तो जितने हमारे यंग ऑर्गन है, यंग ऑर्गन कहाँ है? हमारी फिंगर्स के पहले ज्वाइंट पर। और जो कफ ऑर्गन है, जो हमारे इन ऑर्गन है, उनको हमारी फिंगर्स के कफ ज्वाइंट पर रखा गया है। यंग का मतलब होता है फैलाव और इन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो वात ज्वाइंट, वात जो हिस्सा होता है वो मोर एक्टिव होता है और कफ जो होता है लेस एक्टिव होता है। तो वात ज्वाइंट पर जितने यांग है वो हमारे यांग ऑर्गन वात फैलिंग्स पर, और इन ऑर्गन को कफ फैलिंग्स पर रखा गया। इसके अलावा जो हमारी 5 एनर्जी है, 6, 7, 8, 9, उस पर हमारे ब्रेन के एक्सटेंशन और स्पाइनल कॉर्ड को प्लॉट किया गया। अब काल की फिंगर में आप देखिए, वात ज्वाइंट पर दिया है स्पाइनल कॉर्ड और कफ ज्वाइंट पर दिया है मेडुला। 7 नंबर, फिंगर नंबर 7 पर वात ज्वाइंट पे पॉन्स और उसके कफ ज्वाइंट पर सेरेब्रम दिया हुआ है। और फिंगर नंबर 8 पर मिड ब्रेन और कफ ज्वाइंट पर लिम्बिक सिस्टम दिया गया है। अंगूठे पर, लेफ्ट थंब पर कॉर्टिकल ब्रेन और कफ ज्वाइंट पर न्यूक्लियर, और थंब जो हमारा राइट थंब है उस पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में। एक्सक्रीटरी का मतलब आपके यूरिन और स्टूल या जो बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं जो पर्टिकुलर पार्ट्स जो है, उन सब का इलाज हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। फिर ऑर्गन ऑन दी फैलिंग्स बताया गया है, कौन कौन से ऑर्गन और उनके फैलिंग्स के माध्यम से आप उपचार कर सकते हैं। आकाश तत्व में देखिए लंग्स की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो वात और कफ फैलिंग्स पर लंग्स बताया, वात फैलिंग्स पर लेफ्ट लंग्स और कफ फैलिंग्स पर राइट लंग्स, और बीच के हिस्से पे लार्ज इंटेस्टाइन। हार्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट। तो लेफ्ट हार्ट जो है वो वात फैलिंग्स पर, और राइट हार्ट जो है वो कफ फैलिंग्स पर, और बीच के हिस्से पर स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर के लोब्स के आधार पर 2 लोब्स, लेफ्ट और राइट लोब्स, यानी लीवर 2 फैलिंग्स, वात और कफ फैलिंग्स पर लीवर, और पित्त फैलिंग्स पर गॉल ब्लैडर है। किडनी 2 होती है, लेफ्ट और राइट किडनी। लेफ्ट किडनी प्लॉट की गई है राइट रिंग फिंगर के वात फैलिंग्स पर, और राइट किडनी जो है राइट इंडेक्स फिंगर के कफ फैलिंग्स पर, और पित्त फैलिंग्स पर यूरिनरी ब्लैडर। पृथ्वी तत्व में प्रमुख रूप से 3 ऑर्गन है, पैंक्रियाज, स्टमक और स्प्लीन। तो जो वात फैलिंग्स है उस पर पैंक्रियाज को प्लॉट किया गया है, पित्त फैलिंग्स पर आपका स्टमक, और कफ फैलिंग्स पर स्प्लीन बताया गया है। इसी तरीके से ब्रेन के अलग अलग सेक्शंस यहाँ पर बताए गए हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड आपके वात फैलिंग्स पर, बीच में वाइटल सेंटर्स हैं, और उसके बाद मेडुला। ब्रेन के 3 पार्ट, दिशा फिंगर में सबसे आगे पॉन्स, बीच में वेंट्रिकुलर्स होते हैं, और उसके किनारे पर क्या होते हैं? सेरेब्रम होते हैं, जो कि 4 हेमिस्फीयर के रूप में हमारे ब्रेन में मौजूद होते हैं। 8 नंबर मन की फिंगर में मिड ब्रेन, फिर बीच वाले हिस्से में एमेग्लेटा, और उसके सबसे नीचे कफ फैलिंग्स पर लिम्बिक सिस्टम। तो फैलिंग्स के आधार पर भी हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का इलाज कर सकते हैं। पहले वाले में देखिए क्या है कि सेपरेट नहीं था, सब एक साथ था। लंग्स एक दिया हुआ है, लेकिन लंग्स क्या है, लेफ्ट और राइट लंग्स का अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो फैलिंग्स के आधार पर हम लेफ्ट और राइट लंग्स का उपचार कर सकते हैं। अगर राइट हार्ट में प्रॉब्लम है तो पहले चित्र में हम राइट हार्ट का इलाज नहीं कर सकते हैं,
लेकिन दूसरे वाले चित्र पर फैलिंग्स के आधार पर हम लेफ्ट और राइट को अलग करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से पहले चित्र पर किडनी एक है, लेकिन दूसरे वाले चित्र पर देखिए दो किडनी, लेफ्ट और राइट किडनी का अलग अलग ट्रीटमेंट हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो कुछ उपयोगिताएं हैं। और देखिए जो ये फैलिंग्स होते हैं, फैलिंग्स पे प्रमुख रूप से उपचार हम कैसे करते हैं। सबसे सामान्य रूप पे हम मेथी दाने से यूज कर सकते हैं। कुछ मेथी दाने हम पोर पर लगा के बांध सकते हैं। इससे विशेष हम क्या उपचार कर सकते हैं कि क्लस्टर मैग्नेट के माध्यम से हम फैलिंग्स का उपचार कर सकते हैं। और इससे भी विशेष हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे चक्र मैग्नेट्स होते हैं या BM3, BM4, BM5 मैग्नेट के माध्यम से पर्टिकुलर फैलिंग्स पर टोनिफिकेशन और सेडेशन कर सकते हैं। जैसे किसी को लेफ्ट किडनी में स्टोन है, अब लेफ्ट किडनी स्टोन है तो हम क्या एक ट्रीटमेंट करेंगे। अब देखिए लेफ्ट किडनी कहां पर है, राइट इंडेक्स फिंगर के वात फैलिक्स पर स्टोन है, तो हम उसको सेडेट करेंगे। तो दो तरीके हैं, तीन तरीके, या तो उस पर आप मेथी दाना प्लॉट करिए, या क्लस्टर मैग्नेट लगाइए, या एक सेडेशन मैग्नेट आप अपनी फिंगर के या रोगी के फिंगर पर, राइट इंडेक्स फिंगर के वात फैलिंग्स पर लगाकर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये फैलिंग्स के माध्यम से भी हम अपने शरीर का विशेष प्रकार से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सुविधा को देखते हुए ये ट्रीटमेंट सिस्टम जो है वो बनाए गए। अब पेज नंबर देखिए, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 66 पर, पेज नंबर 66 पर बताया गया है 10 ओरिजिन टिश्यू ऑन द जॉइंट। जो आप लोगों ने चरक 1 में टिश्यू सिस्टम पढ़ा था, और उन टिश्यू सिस्टम का हम उपचार अपनी फिंगर्स के जोड़ के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, वो इस चित्र में बताया गया है। 7 प्रकार के टिश्यू होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मस्ति, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज। यानी 8वां जो है उसका जो मेन जो कल्पेट है वो है ओज। तो ये देखिए सारे टिश्यू हमारे फिंगर्स में कहा प्लॉटिंग की गई वो बताया गया। प्लाज्मा से संबंधित जल की फिंगर पे प्लाज्मा ज्वाइंट, जिसके पित्त ज्वाइंट पर। ब्लड से संबंधित इंडेक्स फिंगर के पित्त ज्वाइंट पे ब्लड को रखा गया है। फिर उसके बाद आकाश और वायु पर आपके स्किन और एडिपोज टिश्यू का ट्रीटमेंट बताया गया है। फिर बोन और बोन मैरो का ट्रीटमेंट फिंगर नंबर 5 और 6 पर बताया गया है। रिप्रोडक्टिव टिश्यू का ट्रीटमेंट फिंगर नंबर 7 के पित्त ज्वाइंट पर बताया। तो क्योंकि ऊपर के ज्वाइंट पर हमारे सारे ऑर्गन्स आते हैं, और बीच के ज्वाइंट पर जो है हमारे टिश्यू, हार्मोन्स या स्पेशल सेंस ऑर्गन, ये सारी चीजें हमारे पित्त ज्वाइंट पर प्लॉट किया गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। अब ब्लड की फिंगर है, अब देखिए यूरिक एसिड सामान्यतः ब्लड के माध्यम से हम जांच करते हैं, ब्लड में लेवल उसका बढ़ जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट हम देखिए क्या करेंगे। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, अब लेफ्ट इंडेक्स फिंगर ब्लड की फिंगर है, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, थर्ड स्पाइरल, 3-6 सिडेट 4 टोन, 3-6 सिडेट 4 टोन, ये हमारे यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट है। बोन डेंसिटी अगर कम हो जाए, बोन डेंसिटी कम हो जाए, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाए, तो कैल्शियम की फिंगर कौन सी है, फिंगर नंबर 5। और इस फिंगर नंबर 5 के पित्त ज्वाइंट पर, क्योंकि वो बोन का ज्वाइंट है, तो फिंगर नंबर 5 के पित्त ज्वाइंट पर बोन डेंसिटी का ट्रीटमेंट हम करेंगे। कैल्शियम का ट्रीटमेंट क्या करेंगे कि राइट रिंग फिंगर पित्त ज्वाइंट 2-4 सिडेट 3-5 टोन, 2-4 सिडेट 3-5 टोन। तो इस तरीके से हम किसके माध्यम से, पृथ्वी राइट रिंग फिंगर के माध्यम से ट्रीटमेंट। स्किन में डिफरेंट तरीके की लेयर्स होती हैं, 6 लेयर्स आपने देखी की होती हैं। अगर स्किन पे जैसे स्किन में रैसेस हो जाए, इचिंग हो जाए, तो स्किन की फिंगर यानी आकाश फिंगर उसके पित्त ज्वाइंट पर 2-3 सिडेट 1-4 टोन करके हम सामान्य उपचार करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग टिश्यू से संबंधित बीमारियों का उपचार संबंधित फिंगर के जोड़ के माध्यम से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, endocrine gland on the joint।
10 ओरिजिन इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑन दी जॉइंट, हमारे हर एक फिंगर पर विशेष प्रकार के इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो इंडोक्राइन ग्लैंड से उनकी प्लॉटिंग किस प्रकार से की गई है। वो कल हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से इंडोक्राइन ग्लैंड को हर फिंगर पर रखा गया है, नीचे से ऊपर के क्रम में बढ़ते हुए। तो सबसे नीचे क्या है, 0, और उसके बाद है नंबर 1। नंबर 1 पर देखिए क्या लिखा है, ओवरियन एंड टेस्टिकुलर हार्मोन्स। फिर नंबर 2 यानी आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स से ऊपर की ओर जब बढ़ते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड आती है, तो 2 नंबर पर एड्रिनल ग्लैंड। फिर एड्रिनल ग्लैंड से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो पैंक्रियास आती है, तो फिंगर नंबर 3 पर पैंक्रियास। फिर पैंक्रियास से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो थाइमस आता है, थाइमस ग्लैंड, तो फिंगर नंबर 4 पे थाइमस ग्लैंड। फिर उसके बाद क्या है, ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो गले में पैराथायराइड ग्लैंड होती है, तो फिंगर नंबर 5 पर पैराथायराइड ग्लैंड। और उसके पास में थायराइड ग्लैंड होती है, तो फिंगर नंबर 6 पर थायराइड ग्लैंड। फिर उससे ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड आती है, तो फिंगर नंबर 7 पर पिट्यूटरी ग्लैंड, और फिंगर नंबर 8 पर पीनियल ग्लैंड बताया गया। और जो हमारे दोनों हाथ के अंगूठे हैं, और उन सबको जो कंट्रोल करता है ब्रेन का कौन सा भाग, वो हाइपोथैलेमस और थैलेमस कंट्रोल करता है। तो राइट थंब पर थैलेमस और लेफ्ट थंब के वात पित्त ज्वाइंट पर हाइपोथैलेमस। क्योंकि अंगूठे के जोड़ को वात पित्त ज्वाइंट कहा गया है, इसलिए जो ये अंगूठे का जो जोड़ है ये वात भी है और पित्त भी है, इसलिए यहाँ पर हाइपोथैलेमस और थैलेमस को रखा गया है। फिर फिंगर नंबर नेक्स्ट देखिए, 10 ओरिजिन सेंस एंड एक्शन ऑर्गन ऑन दी जॉइंट। 10 ओरिजिन सेंस एंड एक्शन ऑर्गन ऑन दी जॉइंट, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है और 5 कर्मेंद्रियां होती है। तो इनका भी उपचार हम फिंगर्स के माध्यम से, फिंगर के पित्त ज्वाइंट के माध्यम से हम सभी प्रकार की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का उपचार कर सकते हैं। अब देखिए ज्ञानेंद्रिया क्या है, पहली है आकाश। आकाश से हम क्या करते हैं, आकाश की जो तन्मात्रा है, शब्द, शब्द किसके माध्यम से ग्रहण होता है, कान के माध्यम से। तो आकाश की फिंगर पर ईयर। दूसरी जो ज्ञानेंद्रिय है वो है टच, सेंसिटिविटी। और टच किससे ग्रहण होती है, स्किन से, तो वायु की फिंगर पर स्किन दिया गया है। फिर है तीसरी ज्ञानेंद्रिय जो है वो है रूप। रूप को किससे हम देखते हैं, आंखों के माध्यम से, तो फिंगर नंबर 3 पर आइस के बारे में बताया गया है। फिर है उसके बाद रस। रस को किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं, जीभ के माध्यम से, तो फिंगर नंबर 4 के पित्त ज्वाइंट पर टंग के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद है गंध। गंध किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं, नोज के माध्यम से, तो फिंगर नंबर 5 पर नोज बताया गया है। उसके बाद पहली जो कर्मेंद्री है वो है स्पीच, वाणी। तो वाणी के लिए फिंगर नंबर 6 के पित्त ज्वाइंट पर। अब स्पीच रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका उपचार हम कहाँ करेंगे, फिंगर नंबर 6 के पित्त ज्वाइंट के माध्यम से। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप फिंगर नंबर 6 के पित्त ज्वाइंट से ट्रीटमेंट स्पीच का कर सकते हैं। फिंगर नंबर 6 के 6 स्पाइरल से स्पीच का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो कई एंगल से आप स्पीच की स्पेशली प्रॉब्लम क्या होती है, स्टटरिंग होती है, स्टेमर होता है, यानी व्यक्ति हकलाता है, तुतलाता है। और हैंडबुक 2 में विशेष प्रकार से स्पीच का ट्रीटमेंट है, वो बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई खास प्रकार का शब्द नहीं बोल पाता है, नहीं कह पाता है, तो उसका आप स्पेसिफिक वर्ड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये आपकी पुस्तक आयुर्वेदिक हैंडबुक 2 में स्पीच थेरेपी, पूरी स्पीच थेरेपी बताई गई है, जिसके माध्यम से आप एक एक वर्ड का जो ट को ट पढ़ते हैं उसका ट्रीटमेंट आप पर्टिकुलर कर सकते हैं। आपके पास अगर आयुर्वेदिक हैंडबुक 2 है, उसके पेज नंबर 75, पेज नंबर 76 पर स्पीच थेरेपी ट्रीटमेंट बताया गया है। आयुर्वेदिक हैंडबुक 2 के
पेज नंबर 75 और 76 पर स्पीच थेरेपी ट्रीटमेंट बताया गया है और कौन सा वर्ड वो पर्सन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, आप उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इन 2 पेज के माध्यम से कर सकते हैं। और ये सारा ट्रीटमेंट कहां पर होगा? फिंगर नंबर 6 के अलग अलग मेरिडियन पर, जॉइंट पर, स्पाइरल पर वो ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। फिर फिंगर नंबर 7, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी कर्मेंद्रिय होती है वो होती है पैर। दिशा, दिशा से हमारा पैर का संबंध, मन से हमारे हाथ का संबंध, और उसके बाद 9 नंबर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और 0 नंबर हमारे एनस। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां को विशेष प्रकार से ट्रीटमेंट बताया गया। अब टंग से संबंधित क्या प्रॉब्लम हो सकती है? किसी को टंग में अल्सर हो गया है, जीभ में अल्सर हो गया है, तो उस अल्सर का उपचार हम टंग पर कर सकते हैं। कहां पर कर सकते हैं? राइट इंडेक्स फिंगर के पित्त ज्वाइंट के माध्यम से। अल्सर हो गया है, घाव हो गया है, और वो घाव कैसा है? लाल रंग का है, तो 237 सेडेट, 14 टोन, 0 टोन 9 सेडेट। अगर जीभ पर कोई गांठ बन गई है तो गांठ के लिए ट्रीटमेंट क्या करेंगे? राइट इंडेक्स फिंगर पित्त ज्वाइंट, 4-5 सेडेट, 3-6 टोन। जीभ पर कैंसर ग्रोथ हो गया है, कैंसरस हो गई है टंग हमारी, यानी किसी प्रकार के कैंसर सेल वहां पर डेवलप हो गए हैं, तो उसका ट्रीटमेंट भी आप राइट इंडेक्स, ये प्रारंभिक ट्रीटमेंट है। प्रारंभिक का मतलब फर्स्ट स्टेज पर अगर कोई कैंसरस या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट हम टंग के इस जॉइंट के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से अगर टंग का ट्रीटमेंट करना है, टंग कैंसर का ट्रीटमेंट करना है, तो अन्य प्रोटोकॉल, अन्य डिवीजन के आधार पर हम टंग का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टंग इज द पार्ट ऑफ माउथ, टंग इज द पार्ट ऑफ माउथ। तो आपकी आयुर्वेदिक हैंडबुक 2 में पेज नंबर 56 खोल लीजिए, अगर आपके पास है तो पेज नंबर 56 आप खोलिए, और इस पेज नंबर 56 पर माउथ डिवीजन बताया गया है। देखिए, पेज नंबर 56 पर माउथ का डिवीजन बताया गया है, और इस माउथ डिवीजन में आपके पूरे माउथ का डिवीजन। तो फिंगर नंबर 7 किसको रिप्रेजेंट करता है? माउथ को रिप्रेजेंट करता है एज अ होल। एज अ होल हमने कल आपको 10 प्रकार के होल बताए थे, जिसमें 1-2 ईयर, 3-4 आईज, 5-6 नोज, और 7 नंबर क्या था? माउथ। माउथ एज अ होल। तो इस माउथ के अंदर क्या क्या पार्ट है उसके सारे डिवीजन इस पर दिए गए, 0 से लेकर 9 तक, यानी 10 पार्ट्स यहां पर बताया गया। फिंगर नंबर 7, उसके 10th स्पाइरल, 0 नंबर क्या है? लिप है। अगर आपको लिप में प्रॉब्लम है, लिप क्रैक कर जाती है, तो आप फिंगर नंबर 7 के 0 स्पाइरल को ट्रीट करेंगे। फिर गम का नंबर क्या है? 1 नंबर। फिर गम के बाद पीछे की ओर उससे जुड़ा हुआ क्या है? दांत है। दांत के बाद लेफ्ट और राइट चिक, उसके बाद लोअर एंड अपर पैलेट, और उसके बीच में क्या है? आपकी टंग। टंग का नंबर क्या दिया हुआ है? 7। तो टंग को अगर हमें ट्रीट करना है तो लेफ्ट मिडिल फिंगर, 7 स्पाइरल। देखिए, एक ट्रीटमेंट हमें मिला राइट इंडेक्स फिंगर के पित्त ज्वाइंट, और दूसरा ट्रीटमेंट हमें कहा मिला? लेफ्ट मिडिल फिंगर के 7th स्पाइरल के माध्यम से। तो इस तरीके से अलग अलग डिवीजन के बेस पर हम टंग के स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं। अब ये स्पेसिफिक क्यों हम कर सकते हैं, किस लिए कर सकते हैं? अगर विशेष प्रकार की अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो उसके लिए अन्य उपचार ट्रीटमेंट की हमें आवश्यकता है। फिंगर नंबर 4 के पित्त ज्वाइंट से सामान्य प्रकार का उपचार हो सकता है, लेकिन विशेष प्रकार का उपचार अन्य डिवीजन के माध्यम से हम कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर 10 origin body holes on the joint, 10 origin body holes on the joint। कल हमने 10 body holes पढ़े थे, और उसके स्पेसिफिक ज्वाइंट यहां पर बताए गए हैं।
अब देखिए यहाँ पर फिंगर नंबर 7 पर लिखा है माउथ होल, यानी मुंह से संबंधित जो भी होल है उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। फिर आईज को अलग अलग डिफाइन कर दिया गया है। क्या? लेफ्ट आईज, राइट आईज, लेफ्ट ईयर, राइट ईयर, और फिर लेफ्ट नोज, राइट नोज। तो अलग अलग हर चीज को डिवाइड कर दिया गया। पर्टिकुलर एक आंख में अगर प्रॉब्लम है तो इस चित्र के अनुसार हम एक आंख का उपचार कर सकते हैं। एक कान में प्रॉब्लम है तो हम एक कान का उपचार कर सकते हैं। एक नोज में, एक नॉर्सिल में प्रॉब्लम है तो स्पेसिफिकली हम एक नोज का ट्रीटमेंट हम इस जॉइंट के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद चाइनीज मेरिडियन ऑन द जॉइंट। देखिए कितनी सारी चीजें, कितना इसमें मनन और चिंतन किया गया कि हर एक चीज को आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से कोरिलेट किया है। चाइनीज मेरिडियन ऑन द जॉइंट, और इस पर एक किताब पूरी बना दी गई। अब उस किताब का नाम है सीएम इन एएम, सीएम इन एएम, चाइनीज मेरिडियन मोड टू आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, पार्ट 1 पार्ट 2। और उस सीएम इन एएम में केवल इन दो चार्ट्स को, दो पेपर, दो जो हाथ हैं, केवल इसकी प्लॉटिंग बताई। देखिए चाइनीज जो सिद्धांत है, चाइनीज एक्यूप्रेशर का सिद्धांत जो है वो पंच तत्वों पर आधारित है। अब वो पंच तत्व कौन से हैं? वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। और आयुर्वेद में वो पंच तत्व कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो हमारे हाथ में प्रमुख रूप से, मेरे हाथ में फिंगर्स कितनी है? 5। 5 इस हाथ में है, 5 इस हाथ में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं छोटे से बड़े क्रम में। तो पहला है आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, और फिर पृथ्वी। पृथ्वी अंगूठा, थंब इज द हेड। अगर हम पृथ्वी को अंगूठे में कहते हैं तो पूरे हाथ को नियंत्रित और कंट्रोल कौन करता है? अंगूठा करता है। इसी प्रकार से पृथ्वी क्या करती है? आपके सभी तत्वों का समावेश पृथ्वी के अंदर है। पृथ्वी का अस्तित्व कब होगा? जब आकाश होगा। आकाश के अस्तित्व से वायु का अस्तित्व होगा। वायु के अस्तित्व से अग्नि का अस्तित्व होगा। अग्नि के अस्तित्व से जल का अस्तित्व होगा। और इन चारों के अस्तित्व से पृथ्वी का अस्तित्व होगा। अगर आपकी पृथ्वी से वायु मिसिंग हो जाए तो क्या आप जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। अगर आपकी पृथ्वी से अग्नि मिसिंग हो जाए तो आप जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। यानी आपके पृथ्वी को जीवित रहने के लिए इन चारों तत्वों की आवश्यकता है, तब आपकी पृथ्वी रहने योग्य है। तो आयुर्वेद में 5 तत्व, और ये 5 तत्व हमारे हर एक फिंगर में मौजूद है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो जो पंच तत्व सिद्धांत है, क्योंकि टीसीएम जो है वो पंच तत्वों पर आधारित है, और उस पंच तत्व, उसके अलावा टीसीएम में जितने ऑर्गन की मेरिडियन है वो बायलेटरल है। यानी लंग्स की 2 मेरिडियन, लार्ज इंटेस्टाइन 2 मेरिडियन, पेरिकार्डियम 2 मेरिडियन, हार्ट 2 मेरिडियन, लीवर 2 मेरिडियन। 2 मेरिडियन का मतलब बायलेटरल, लेफ्ट और राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो प्लॉटिंग है, तो आप देखेंगे कि आकाश तत्व से संबंधित लंग्स है, तो आपकी दोनों स्मॉल फिंगर के कफ जॉइंट पे लंग्स लिखा हुआ है। यानी लेफ्ट लंग्स मेरिडियन, राइट लंग्स मेरिडियन, लेफ्ट एलाई मेरिडियन, राइट एलाई मेरिडियन। वायु से संबंधित क्या है? हार्ट। तो हार्ट की 2 मेरिडियन, लेफ्ट हार्ट मेरिडियन, राइट हार्ट मेरिडियन, लेफ्ट स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन, राइट स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये मेरिडियन कॉन्सेप्ट के आधार पर चाइनीज मेरिडियन को ऑन द जॉइंट प्लॉटिंग की। और इसकी डिटेल स्टडी अगर आप जानना चाहते हैं, जो कि आपके आगे के सेमेस्टर 6 में सीएम इन एएम पार्ट जो है उसी को पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे हम इस पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किसी को स्पाइनल कॉर्ड का डिसऑर्डर है अलोंग यूबी मेरिडियन, तो आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे? बोथ मिडिल फिंगर, वाज जॉइंट, मेथी स्ट्रिप। क्यों? क्योंकि वो यूबी मेरिडियन को बता रही है। किसी को यहाँ पे अंदर की ओर कहाँ पे दर्द है? अंदर की ओर पेन कर रहा है। यहाँ से कौन सी मेरिडियन ओरिजिन होती है? हार्ट मेरिडियन। तो बोथ
इंडेक्स फिंगर के कफ जॉइंट पर मेथी की पट्टी बांध दीजिए। किसी को नाक के पास यहाँ पे तकलीफ है, LI20 पॉइंट है यहाँ पर। अब LI20 कहाँ पर मिलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। सो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की फिंगर, जो कि हमारी क्या है, बोथ स्मॉल फिंगर वाच जॉइंट पर हम मेथी की पट्टी बांध कर इलाज कर सकते हैं। तो कई एंगल से इन मेरिडियन का उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब आइए इसके बाद हम बात करेंगे मिस्टर होस्ट। देखिए मेरी इस स्लाइड पर कुछ ये ब्लू मार्क आ गया, ये कैसे आ गया? थोड़ा सा आप इसको ठीक कर सकते हैं? कैसे? कैसे? कोई बीच में कर रहा है, ऑन कर रहा है, नहीं तो वो जब तक वो होस्ट नहीं बनेंगे तब तक कैसे कर लेते हैं। अच्छा, चलिए इसके बारे में हमें बहुत नहीं पता है। अब आइए हम हैंडबुक 1 के पेज नंबर 94 पर आते हैं। हैंडबुक 1 के पेज नंबर 94, और उस 94 पेज पे 10 फंडामेंटल सिस्टम बताए। अब देखिए इससे पहले भी हम आपको कुछ चीजें बता दें जो कि आपके लिए बड़ी उपयोगी है। वो उपयोगी क्या है? हमने कहा ना कि आइस, फिंगर नंबर 134 पर आइस बताई गई। अब ये देखिए आपकी हैंडबुक 1 के पेज नंबर 81 पर देखिए आइस के 10 डिविजन्स बताए गए। फिंगर नंबर 3 एंड फिंगर नंबर 4 पर आइस के 10 डिविजन्स बताए गए। यानी आंख के किसी एक भाग में प्रॉब्लम है तो किस भाग में प्रॉब्लम है उसको देखकर आप उपचार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर जैसे किसी को कैटरेक्ट हो गया है, मोतियाबिंद, और मोतियाबिंद में क्या होता है, जो आंख की लेंस होती है उसकी थिकनेस जो है वो प्रभावित हो जाती, वो मोटा हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, लेंस का नंबर क्या दिया है? फिंगर नंबर 3, 5 नंबर की स्पाइरल। अगर कैटरेक्ट है किसी को लेफ्ट और राइट आइज में, तो बोथ इंडेक्स फिंगर 5th स्पाइरल 4-5 सेडेट, 3-6 टोन, 0 टोन, 9 सेडेट। तो ये हम कर सकते हैं। किसी पेशेंट को रेटिना में अगर प्रॉब्लम है, रेटिनाइटिस हो जाए, रेटिना पिगमेंटोसा हो जाए, तो उसका ट्रीटमेंट हम कहाँ करेंगे? फिंगर नंबर 3 एंड 4 के 6 स्पाइरल पर हम रेटिना का ट्रीटमेंट करेंगे। ऑप्टिक नर्व्स की डिसऑर्डर है। ऑप्टिक नर्व्स क्या करती है? जो रेटिना का, जो आंख का जो इंप्रेशन है वो आपके ब्रेन तक देने का काम ऑप्टिक नर्व्स का करता है। तो ऑप्टिक नर्व्स अगर ड्राई हो जाएगी तो ब्रेन आइज के माध्यम से जो इमेजेस है वो आपके ब्रेन तक नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से ब्रेन आंखें देख तो रही है लेकिन ब्रेन उस इमेज को पहचान नहीं पाएगा। तो वो ऑप्टिक नर्व्स, और ऑप्टिक नर्व्स की एट्रोफी हो जाए, ऑप्टिक नर्व्स ड्राई हो जाए, तो इसका ट्रीटमेंट फिंगर नंबर 3-4 के 7th स्पाइरल के माध्यम से हम करेंगे। फिर उसके बाद देखिए प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर। अब प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? आईलिड्स है। आईलिड्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, अपर एंड लोअर आईलिड्स में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आईब्रो में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कंजेक्टिवा होती है आपके ऊपर एक लेयर होती है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिंगर नंबर 3-4 के 9th स्पाइरल के माध्यम से हम आंख के उस भाग का इलाज कर सकते हैं। तो ये आंख के सब डिविजन्स यहाँ पर बताए गए जो कि एक तरीके से सर्जिकल इफेक्ट के रूप में बॉडी पर काम करते हैं। तो ये आपके सारे आंख के डिवीजन है। इसके बाद आप देखिए नोज के डिविजन्स बताए गए, नाक के अंदर के भाग के बारे में बताया गया, और उसका ट्रीटमेंट हम कहाँ पे करेंगे? फिंगर नंबर 5-6 के डिफरेंट स्पाइरल मेरिडियन के माध्यम से। इसके बाद कान के 10 डिविजन्स बताए गए हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। कान के 3 भाग, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कान के किस नर्व्स में प्रॉब्लम है। एक मिनट जरा सा आप लोग होल्ड रखिएगा।
सॉरी। तो कान का अगर हमें ट्रीटमेंट करना है, कान के डिवीजन करना है, कान के अलग अलग भागों का ट्रीटमेंट करना है, हमारे पास ऐसी स्टडी है कि हम ये जान सके कि कान के इस भाग में, इस नर्व्स में प्रॉब्लम है, तो इसके आधार पर हम उसको जानकर इलाज कर सकते हैं। कहाँ पर? फिंगर नंबर 1 और 2 पर कान के अलग अलग डिवीजन का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, कान के ये डिविजन्स बताए गए हैं, कान के अलग अलग 10 पार्ट्स बताए गए हैं, जिसके आधार पर हम एक सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद गले का ट्रीटमेंट, किसी को वोकल कॉर्ड में नोट्स हो जाए, वोकल कॉर्ड में नोट्स हो जाए, गांठ बन जाए, तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति की आवाज भारी हो जाती है, आवाज में खरखरी हो जाती है। तो फिंगर नंबर 5 और 6 के माध्यम से हम गले का इलाज कर सकते हैं। फिंगर नंबर 6 पर अब देखिए, वोकल कॉर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो अब ये देखिए कि फिंगर नंबर 6 10 डिवीजन। अब इसमें देखिए 7 और 8, 7 8 क्या लिखा है? लेफ्ट वोकल कॉर्ड एंड राइट वोकल कॉर्ड। अगर वोकल कॉर्ड में कोई नोट्स है तो आवाज भारी हो जाएगी, इंफ्लेमेशन है, तो ये लैरिंजाइटिस कहलाती है। तो इसका ट्रीटमेंट हम फिंगर नंबर 6 के 7 और 8 स्पाइरल के माध्यम से। तो ये सारे सब डिविजन्स दिए गए हैं जो कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है। आपके पास कोई पेशेंट स्पेसिफिक रिपोर्ट्स या प्रॉब्लम लेकर आता है तो आप इसके माध्यम से उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर्जिकल का मतलब उसकी एक सर्जरी, किसके माध्यम से? एनर्जी के माध्यम से आप ये सर्जरी कर सकते हैं। अब आइए हम बात करेंगे पेज नंबर, अब ये देखिए इसी तरीके से ब्रेन के ट्रीटमेंट यहाँ पर दिए गए आपके हैंडबुक 1 में, स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, और उसके अंगूठे पर किस तरीके से हम उसकी प्लॉटिंग बनाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो इस पेज पर विशेष रूप से बताया गया है। अब आइए हम बात करेंगे पेज नंबर 94 पर, हैंडबुक 1 के पेज नंबर 94 पर हम बात करेंगे आपसे। पेज नंबर 94 पर बॉडी सिस्टम्स बताए गए हैं। बॉडी सिस्टम का मतलब क्या है? हमारे बॉडी के 10 बॉडी सिस्टम्स बताए गए हैं और उन 10 बॉडी सिस्टम के डिफरेंट फिंगर्स पर प्लॉटिंग की गई है। अब इसमें सबसे पेज पर इंपॉर्टेंट क्या है? मेटाबॉलिक। अब ये देखिए 3 नंबर ऊपर अगर आप डायग्राम में देखिए, फिंगर नंबर 3 रिप्रेजेंट डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक सिस्टम, डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक सिस्टम। तो हमारे डाइजेशन संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो ये डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक, इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे फिंगर नंबर 3 पर। किसी को बहुत ज्यादा गैस एसिडिटी बनती है, मुंह में खट्टा पानी आता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट फिंगर नंबर 3 के डिफरेंट स्पाइरल से करेंगे। अब फिंगर नंबर 3, क्योंकि जो डाइजेशन होता है उस डाइजेशन की पहली शुरुआत कहाँ से होती है? आपके मुंह के माध्यम से। और उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है कि उसमें क्या है, मुंह में एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं और वो आप में ग्लूकोज, देखिए जब खाना आप जब बहुत ज्यादा चबाते हैं तो रोटी मीठी लगने लगती है, तो ये क्या है? ये केमिकल एक्टिविटी की वजह से होता है। यानी मुंह के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है उसके कारण ये होता है। तो जो डाइजेशन की पहली शुरुआत होती है वो आपके मुंह के माध्यम से, जिसे हम जीआईटी कहते हैं। जीआईटी की पहली शुरुआत जो होती है मुंह से होती है, और जो जीआईटी का एंड पार्ट होता है वो क्या होता है? एनल एरिया। तो ये माउथ टू एनल एरिया का सब डिवीजन यहाँ पर बताया गया है। किसी को बहुत ज्यादा गैस एसिडिटी बनती है, मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, मुंह में अल्सर हो जाता है और एसिड रिफ्लेक्स होता है, तो इसका ट्रीटमेंट फिंगर नंबर 3 के 012 स्पाइरल पर। अब 012 स्पाइरल क्या है? 0 नंबर माउथ, 1 नंबर फूड पाइप एरिया, 2 नंबर स्टमक एरिया। तो 012 स्पाइरल, और इसमें हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? 2-3 सीडेट, 2-3 सीडेट और 1-4 टोन करके। तो ये हमारे डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए बहुत उपयुक्त। किसी को डाइजेशन की वजह से रेक्टम एनल कैनाल में प्रॉब्लम हो जाए
तो फिंगर नंबर 3 पर अब आप देखिए 8 और 9 स्पाइरल। 8 और 9 स्पाइरल क्या है? रेक्टम और एनल एरिया बताया गया है। किसी को लीवर में चेंजेस हो जाते हैं, फैटी लीवर हो जाता है, लीवर इनलार्जमेंट हो जाता है, स्प्लीन में प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसका ट्रीटमेंट फिंगर नंबर 3 पर 3, 4, 5, फिंगर नंबर 3 पर 3, 4, 5 स्पाइरल, 4, 5 सेडेट, 3, 6 टोन, 0 टोन, 9 सेडेट करके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये फिंगर नंबर 3 जो है ये रिप्रेजेंट करती है डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के फंक्शन। तो इसका ट्रीटमेंट हम अलग अलग प्रकार से इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए 3 फंडामेंटल सिस्टम ऑन दी जॉइंट्स बताए गए हैं। 3 फंडामेंटल सिस्टम क्या है बॉडी के? टॉयड सिस्टम है। फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकंड इज ब्लड सिस्टम एंड थर्ड इज एंडोक्राइन सिस्टम। इसे ट्रॉयड सिस्टम कहते हैं, त्रियक सिस्टम कहते हैं, क्योंकि देखिए जो बॉडी के ये त्रियक सिस्टम है ये बॉडी के अलग अलग कार्यों को मेंटेन करते हैं। बॉडी के मेंटेनेंस के लिए इन ट्रॉयड का होना आवश्यक है। आपके शरीर को पोषण कौन देता है? भोजन आपके शरीर को पोषण देता है, नरिशमेंट देता है। अगर आपका भोजन, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अफेक्टेड होगा तो उससे क्या अफेक्टेड होगा? अब डाइजेस्टिव सिस्टम से किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है। और ब्लड से किसका निर्माण होता है? एंडोक्राइन सिस्टम का होता है। तो डाइजेस्टिव, ब्लड और एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारे हाथ की जो ये दोनों हाथ की अलग अलग फिंगर्स है उनको 3 भागों में बांटा गया। पहले भाग यानी राइट साइड में डाइजेस्टिव सिस्टम, बीच के भाग में ब्लड सिस्टम और बाएं तरफ के सिस्टम में एंडोक्राइन सिस्टम को रखा गया। तो हमारे शरीर में पहली शुरुआत कहां से? मुंह के माध्यम से होती है। तो राइट रिस्ट पर पहला जॉइंट माउथ जॉइंट रखा गया। फिर उसके बाद भोजन हमारे एसोफिगस यानी आपके अंगूठे के, किसके? अंगूठे के कफ जॉइंट पर एसोफिगस, फिर स्टमक, फिर गॉल ब्लेडर, फिर ड्यूडनम, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर यूरिनरी ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन से कोलोन, कोलोन फिर अपेंडिक्स, अपेंडिक्स फिर यूबी। तो ये सारे सिस्टम, अगर किसी को स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है या अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है तो उसका एक उपचार हम यहाँ पर इस सिस्टम के माध्यम से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि राइट मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के कफ जॉइंट पर, राइट मिडिल फिंगर और राइट इंडेक्स फिंगर के कफ जॉइंट पर 4, 5 सेडेट, 3, 6 टोन, 0 टोन, 9 सेडेट का उपचार। किसी पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है, अभी तक देखिए हमारे पास अपेंडिक्स की जॉइंट मेरिडियन नहीं थी। अगर अपेंडिक्स को एज हम ट्रीट करते थे तो स्मॉल फिंगर के 0 वर्टिकल के माध्यम से हम ट्रीट करते थे, लेकिन यहाँ पर अब हमें अपेंडिक्स का स्पेसिफिक जॉइंट भी मिल गया। किसी पेशेंट का अपेंडिक्स रिमूव है, देखिए अपेंडिक्स रिमूव तो हो गया लेकिन मेटाफिजिकली अपेंडिक्स वहां पर आज भी मौजूद है और बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए ऑपरेटेड ऑर्गन का विशेष ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए? अपेंडिक्स अगर किसी पेशेंट का रिमूव है तो उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे राइट मिडिल फिंगर के पित्त जॉइंट पर मेथी पट्टी बांधकर या मैग्नेट के माध्यम से 4, 5 सेडेट, 3, 6 टोन, 0 टोन, 9 सेडेट करके। रेक्टम, रेक्टम की क्या प्रॉब्लम होती है? पाइल्स होती है। रेक्टम की क्या प्रॉब्लम होती है? फिशर होती है। रेक्टम की क्या प्रॉब्लम होती है? फिस्टुला होती है। तो यहाँ पर रेक्टम की एज ए जॉइंट दिया गया है कि फिंगर नंबर 5 के वाच जॉइंट से हम रेक्टम का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और आप देखिए कि बोथ स्मॉल फिंगर बहुत इंपॉर्टेंट फिंगर है। अब इस पर आपके लेफ्ट और राइट हार्ट, लेफ्ट और राइट लीवर और लेफ्ट और राइट किडनी, यानी ब्लड का मेंटेनेंस, ब्लड का फॉर्मेशन और ब्लड का क्लियरेंस, क्लियरेंस का मतलब उसकी सफाई इन 2 फिंगर्स पे कर सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने प्रोटोकॉल में जब भी हमें सुना होगा तो कहा हमने कि ब्लड की प्रॉब्लम है, बोथ स्मॉल फिंगर ऑल फैलेंक्स क्लस्टर मैग्नेट लगाकर इलाज करिए।
आपके ब्लड की प्रॉब्लम हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो, आपके शरीर में स्किन डिसऑर्डर हो, तो इसका इलाज कहाँ? बोथ स्मॉल फिंगर के ऑल फेलिंग क्लस्टर में। क्यों करेंगे यहाँ पर? क्योंकि ये यहाँ पर हार्ट भी है, लीवर भी है और किडनी भी है। हार्ट क्या करता है? ब्लड को सर्कुलेट करता है। लीवर क्या करता है? केमिकल एक्टिविटीज करता है। और किडनी क्या करता है? फिल्ट्रेशन वर्क करता है। तो इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं बोथ स्मॉल फिंगर के ऑल फेलिंग्स पर क्लस्टर। अगर लंग्स आपके प्रभावित हैं, लेफ्ट और राइट लंग्स आपके प्रभावित है, एज पर दिस सिस्टम, क्योंकि लंग्स का भी बहुत बड़ा रोल है आपके ब्लड के फॉर्मेशन में। अगर लंग्स आपका बीमार होगा, अगर लंग्स आपका बीमार होगा तो वो रक्त को भी बीमार कर देगा। क्यों बीमार कर देगा? लंग्स का काम क्या है कि रक्त में जो टॉक्सिक गैस होती है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसको बाहर एक्सक्रीट करने का काम करता है। और दूसरा काम क्या करता है कि जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं वायुमंडल से, उसको रक्त में मिलाने का कार्य करता है। और ये सारी एक्टिविटीज कहाँ होती है? लंग्स के एक भाग होते हैं एयर सैक्स, जिसे हम एल्वोलाई कहते हैं। और उस एल्वोलाई के चारों तरफ स्मॉल कैपिलरीज होती हैं, जिसके माध्यम से लंग्स के अंदर ऊर्जा यानी गैसेस का आदान प्रदान। तो लंग्स का विशेष महत्व है आपके रक्त का मेंटेन करने में, रक्त की सफाई करने में और रक्त को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में। तो यहाँ पर एज ए ब्लड सिस्टम यहाँ पे लंग्स बताया गया है। और उसके बाद, रक्त के बाद उसका जो बाय प्रोडक्ट बनता है, उसका लास्ट प्रोडक्ट बनता है हार्मोन। और वो हार्मोन्स का जो लेवल है वो 3। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड में आप देखिए कि रिंग फिंगर के वात ज्वाइंट पर लेफ्ट गोनाइड और लेफ्ट मिडिल फिंगर पर राइट गोनाइड दिया है। अब इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? किसी गर्ल्स को, महिला को पॉलीसिस्टिक ओवरी हो, पीसीओडी है। अब ओवरी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगर लेफ्ट ओवरी में किसी को सिस्ट है, लेफ्ट ओवरी की कोई प्रॉब्लम है, तो उसका उपचार हम लेफ्ट रिंग फिंगर के वात ज्वाइंट पे करेंगे। और किसी को राइट ओवरी में प्रॉब्लम है, तो इसका उपचार हम लेफ्ट मिडिल फिंगर के कफ ज्वाइंट के माध्यम से करेंगे। लेफ्ट टेस्टिकल में अगर प्रॉब्लम है, तो लेफ्ट रिंग फिंगर के वात ज्वाइंट पर, और राइट टेस्टिकल में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट मिडिल के कफ ज्वाइंट पर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है किसी व्यक्ति का, ओल्ड एज में प्रोस्टेट इनलार्ज होता है, तो लेफ्ट और राइट गोनाइड पर हम ट्रीटमेंट करेंगे। क्या ट्रीटमेंट करेंगे? 4-5 सेडेट, 3-6 टोन, 0 टोन 9 सेडेट। तो इस तरीके से ये 3 फंडामेंटल सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव, ब्लड और एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके आधार पर हम शरीर के विभिन्न भागों का उपचार कर सकते हैं। ये आपके पेज में इसकी डिटेल स्टडी जो है, ये चार्ट कहाँ से लिया गया? ये चार्ट आत्रे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर बुक में इसकी डिटेल स्टडी बताई गई है, जिसको आप लोग पढ़ सकते, देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, अब इसके बाद 3 फंडामेंटल सिस्टम ऑन द जॉइंट अदर है, वो है प्लाज्मा, ब्लड और हार्मोन्स। अब यहाँ पे पहले हमने क्या देखा था? डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। अब ब्लड सेल जो होते हैं वो किसके माध्यम से ट्रेवल करते हैं? प्लाज्मा के माध्यम से। भोजन करने के बाद जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? हमारा सीरम, प्लाज्मा बनता है। और इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या ट्रेवल करते हैं? हमारे ब्लड सेल्स ट्रेवल करते हैं। और वो ब्लड सेल्स कई प्रकार के होते हैं। और तीसरा सिस्टम क्या है? उसके अंतर्गत फिर हार्मोन्स जो है उसी प्लाज्मा के माध्यम से ट्रेवल करके टारगेट एरिया तक पहुंचकर बॉडी में एक्टिविटी करता है। वो यहाँ पर दर्शाया गया है, बताया गया है। डिफरेंट डिवीजन, 10 डिवीजन ऑफ द ब्लड। ब्लड के 10 डिविजन्स यहाँ पर बताए गए हैं कि ब्लड के अंदर वेस्टेज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीट, प्लाज्मा, सेल, न्यूट्रिशन, इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, क्या उसके 10 डिवीजन होते हैं।
10 डिवीजन ऑफ द हार्मोन्स इस पर बताए गए हैं। देखिए ये जो थेरेपेटिक यूज है वो विशेष तौर पर हम आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 98 पर स्केलेटल सिस्टम बताया गया। अब स्केलेटल सिस्टम का उपचार हम कब करते हैं, किस दशा में हम स्केलेटल सिस्टम पर हम उपचार कर सकते हैं, तो आंसर होगा फ्रैक्चर। हमारे शरीर के जोड़ में, हमारे हड्डियों में जगह जगह जो फ्रैक्चर हो जाता है, उस फ्रैक्चर का उपचार हम डिफरेंट स्केलेटल सिस्टम के जोड़ जॉइंट के माध्यम से, मेरिडियन के माध्यम से हम उसका उपचार कर सकते हैं। तो ये पहला चित्र है, 10 मेजर बोन ईच फिंगर 5 स्पाइरल। 10 मेजर बोन ईच फिंगर 5 स्पाइरल, यानी हर एक फिंगर की 5 नंबर की स्पाइरल। 5 नंबर की स्पाइरल हमने क्यों बोला, क्योंकि 5 नंबर जो है वो कौन से टिश्यू से संबंधित है, बोन टिश्यू से संबंधित है। 5 नंबर पे कौन सा टिश्यू आता है, बोन टिश्यू। तो 5th नंबर का संबंध किससे है, बोन टिश्यू से। तो हमारी हर एक फिंगर पर क्या है कि जो 5 नंबर की जो स्पाइरल मेरिडियन है वो बोन टिश्यू को रिप्रेजेंट करेगी। अब जैसे स्कल बोन है, उसमें 5 नंबर स्कल बोन को अगर हमें ट्रीट करना है, राइट थंब के 5th स्पाइरल पे करेंगे। राइट स्कैपुला में अगर कोई पेन है, कोई बोन फ्रैक्चर हो गया है, तो राइट स्कैपुला का ट्रीटमेंट राइट स्मॉल फिंगर के 5th स्पाइरल पर करेंगे। लेफ्ट स्कैपुला में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसका ट्रीटमेंट लेफ्ट स्मॉल फिंगर के 5th स्पाइरल पर करेंगे। फिर सैक्रम रीजन में अगर कोई तकलीफ है तो उसका ट्रीटमेंट बताया गया है। रिब केस का अगर फ्रैक्चर है, कभी कभी पसलियों में, हड्डियों में क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, कोई हमें इंजरी हुई, कोई ट्रॉमा हुआ और रिब केस में फ्रैक्चर हो गया। तो रिब केस का जो फ्रैक्चर होता है उसमें कोई प्लास्टर नहीं हो सकता। डॉक्टर कहते हैं सिर्फ रेस्ट करिए, कैल्शियम की मेडिसिन खाइए, मल्टीविटामिन खाइए। तो रिब केस में अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट देखिए कहाँ दिया है, राइट रिंग फिंगर के 5th स्पाइरल से हम कर सकते हैं। तो डिफरेंट जो बॉडी स्ट्रक्चर है, किस भाग में फ्रैक्चर है और उसकी कौन सी मेरिडियन पर हम ट्रीटमेंट करेंगे, वो यहाँ ये सामान्य है। अब विशेष क्या है, हर चीज के स्पेसिफिक उपचार बताए गए। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे, 10 मेजर बोन अपर हाफ ऑफ ह्यूमन बॉडी। 10 मेजर बोन अपर हाफ ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब शरीर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट पेज पर आप देखिए, अगर नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे तो 10 मेजर बोन लोअर हाफ ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी अपर हाफ ऑफ बॉडी में अगर कहीं फ्रैक्चर है, बोन में डिफॉर्मिटी है, तो इसका इलाज हम किसके माध्यम से, अब इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर मेगा मेरिडियन कॉन्सेप्ट से दिया गया है। लेफ्ट मेगा मेरिडियन रिप्रेजेंट लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, अपर साइड ऑफ द बॉडी, फ्रंट बैक साइड ऑफ द बॉडी। और राइट मेगा मेरिडियन चूंकि इन होता है तो राइट साइड ऑफ द बॉडी, लोअर हाफ द बॉडी और इन साइड ऑफ बॉडी का ट्रीटमेंट हमें करना होगा, तो राइट मेगा मेरिडियन के माध्यम से हम करेंगे। तो किसी को ऊपर के भाग में फ्रैक्चर है तो इसके डिफरेंट मेगा मेरिडियन के 10 पॉइंट्स पर, अब इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, इन 10 पॉइंट्स पर हम ब्रांच ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे। ब्रांच ट्रीटमेंट का मतलब हुआ कि जैसे 0 नंबर स्कल है, स्कल बोन पे फ्रैक्चर है, तो 0 नंबर पर हम ब्रांच ट्रीटमेंट करेंगे। कौन सा फ्लो बनाएंगे, नॉर्मल। आप लोगों ने आत्रेय आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में पढ़ा है कि हमारे ये 10 पॉइंट होते हैं और उस 10 पॉइंट के हर एक पॉइंट के 10 ब्रांच पॉइंट होते हैं, उन्हें 10 भागों में डिवाइड किया है। क्यों डिवाइड करके हम इलाज करते हैं, ताकि हम एक सर्जिकल इफेक्ट वहां पर दे सके। तो ये क्रोनिक से एक्यूट और क्रोनिक से क्रोनिक। सामान्यतः अगर हम केवल 10 पॉइंट पर ट्रीटमेंट करेंगे तो उस पेन को केवल हम रिड्यूस करेंगे, उस बॉडी के उस फ्रैक्चर के पार्ट में पेन का रिडक्शन कम होगा, लेकिन वो हील नहीं होगा। हील करने के लिए हमें इस 10 पॉइंट पर ब्रांच ट्रीटमेंट देना होगा। वो क्या ब्रांच ट्रीटमेंट हमें देना होगा, यानी उस पॉइंट को 10 भागों में डिवाइड करके, एक एक पॉइंट को 10 भाग में डिवाइड करके
हम उस पर ब्रांच ट्रीटमेंट करेंगे। फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट क्या होगा, कल हमने आपको बताया था। फ्रैक्चर अगर किसी भी भाग में है तो उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है 2-6 सिडेट, 2-6-9, 2-6-9 सिडेट, और बाकी पॉइंट को हम क्या करेंगे, टोनिफाई करेंगे। 2-6-9 सिडेट, और बाकी क्या पॉइंट बचे हमारे, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 0, इन सारे पॉइंट को हम क्या करेंगे, टोनिफाई करेंगे। केवल फ्रैक्चर में क्या है, ब्रेक होता है, नर्व्स, क्योंकि उस ब्रेकिंग के कारण नर्व्स इरिटेट हो जाती है, नर्व्स पे वो बोन जो होता है, वो बोन के टुकड़े नर्व्स को इरिटेट करते हैं, नर्व्स पे जाके टच करते हैं, तो उसकी वजह से वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, और वेरी शार्प पेन जो होता है वो फ्रैक्चर में हमें क्रिएट होता है। तो 2-6-9 का 0-9 का कॉन्सेप्ट क्या है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन का। कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना है, तो जब भी ब्रेक डाउन हुआ तो इसका मतलब कैल्शियम का जो कंपोजिशन है वो ब्रेक हो गया। तो अब ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, 3, 4, 5, 3 का मतलब होता है फास्फोरस, 4 का मतलब होता है जल, और 5 का मतलब होता है स्थिरता, कैल्शियम। तो 3, 4, 5। 1 का मतलब क्या होता है, मृदुता, सॉफ्टनेस करना। कोई चीज टूटती कब है, जब कड़ी हो जाए, ड्राई हो जाए तो वो टूट जाती है। तो वायु का नेचर क्या है, ड्राई का है, रुक्ष का है, तो 2 वहां पे बढ़ गया। और 1 का नेचर क्या है, मृदु करना है, इलास्टिसिटी पैदा करना है, जोड़ने का काम, तो 1 नंबर 25। 3 क्या है, एज ए फास्फोरस, और फास्फोरस का काम क्या है, जल और कैल्शियम को मेंटेन करना, तो 3 को हम मेंटेन के हिसाब से टोनिफाई करेंगे। जल का एक नेचर है मिलाना, कोइसन करना, तो आपकी हड्डी को आपस में मिलाने का, उसको जोड़ने का, उसको लुब्रिकेट, स्टिकी गम की तरह काम करना। 4 को टोनिफाई किया। 5 यानी वो अपने स्थान से हट गई, उसको स्टेबिलिटी देना, उसको वापस अपने लेवल पर आना, कैल्शियम के लेवल को इंप्रूव करना। तो 3, 1, 3, 4, 5 टोन। 7 टोन क्यों करेंगे, 7 टोन करने से जो वो मिस डायरेक्शन में चली गई, बोन ब्रेक होकर अपने डायरेक्शन से अलग हो गई, तो 7 को जब हम टोनिफाई करते हैं तो धीरे धीरे बोन वापस अपने डायरेक्शन में आने लगती। और जब भी हड्डी टूटती है तो मन बड़ा विचलित हो जाता है पेन की वजह से, और वो कई तरीके से एक्सप्रेस करने लगता है, डिप्रेस होने लगता है। तो ऐसे में मन को मजबूत रखना, यानी 8 को टोनिफाई करना। तो इस तरीके से हम फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और इसकी पूरी एनालिसिस जो है वो चरक 3 में विशेष रूप से फ्रैक्चर की एनालिसिस बताई गई है कि क्या होता है। इसी तरीके से 10 मेजर बोन, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, कि आपके अगर सैक्रम में कोई प्रॉब्लम है, पेल्विक बोन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, फीमर बोन में अगर फ्रैक्चर हो जाए, जो कि थाई बोन होती है, और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो आपकी फीमर बोन होती है, तो उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। घुटने के नीचे आपकी 2 बोन होती है, एक होती है फिबुला, एक होती है टिबियल बोन। इन बोन में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो ट्रीटमेंट हम विशेष प्रकार से इन मेगा मेरिडियन के पॉइंट्स के माध्यम से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 101 पर दिया गया है आपके फेस के फ्रैक्चर के बारे में। फेस के अलग अलग जो हिस्से होते हैं, और स्कल बोन के जो हिस्से होते हैं, और ये फ्रैक्चर कब होता है, जब एक्सीडेंटल कंडीशन जब होती है, ट्रॉमेटिक कंडीशन जब होती है, तो चेहरे के अलग अलग भागों में फ्रैक्चर हो सकता है। लड़ाई के दौरान भी अक्सर एक दूसरे को लोग मुक्का मारते हैं, और मुक्का मारने के कारण आपके चेहरे के बोन में फ्रैक्चर हो सकता है। तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया कि चेहरे के और स्कल बोन का फ्रैक्चर हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके चेस्ट और आर्म के डिविजन्स बताए गए हैं, इसका हम फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एब्डोमिनल और लेग के डिविजन्स बताए गए हैं, इसके आधार पर हम फ्रैक्चर का कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वहां पर बताया गया।
फिर देखिए 30 मेजर बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, आपके शरीर के मुख्य 30 जोड़, और उसका उपचार हम फिंगर जॉइंट्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। वो कौन से फिंगर जॉइंट है? अब इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला है हेड एंड नेक बोन, दूसरा चेस्ट एंड आर्म बोन, एंड तीसरा पार्ट है एब्डोमिनल एंड नेक। तो राइट से लेफ्ट की ओर हम बढ़ेंगे। तो पहला जो राइट पार्ट है उस पे नेक और हेड बोन के डिवीजन बताए गए। बीच वाले हिस्से पे चेस्ट एंड आर्म बोन के डिविजन्स बताए गए, और जो लेफ्ट साइड का जो लेफ्ट हिस्सा है वो एब्डोमिनल एंड लेग बोन जॉइंट बताया गया। वही हमने कहा ना कि फ्रैक्चर, ये स्पेशली फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट के अलग अलग प्रकार यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं, जिसके आधार पर हम फ्रैक्चर। अब दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है? दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट प्रॉब्लम। आपके अलग अलग बॉडी के जॉइंट्स में जो मेजर बॉडी जॉइंट्स होते हैं, उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाए तो उसके उपचार के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है। तो आपके नेक का जो अपर गर्डिल है, दिस इज 0, लोअर गर्डिल को दिया गया है 1 नंबर, बोथ शोल्डर इज 2, बोथ एल्बो इज 3, बोथ रिस्ट इज 4। तो किसी को अगर कंधे में तकलीफ है, कहने का मतलब लेफ्ट शोल्डर में प्रॉब्लम है। अब देखिए स्टेबल का यूज हम करेंगे यहाँ पर, कि अगर लेफ्ट कंधे में हमें प्रॉब्लम है, आपको करना क्या है? इस टेबल का यूज करना है। अब देखिए इसमें बॉडी जॉइंट्स दे रखे हैं, राइट और लेफ्ट साइड दे रखा है। अब अगर किसी को लेफ्ट शोल्डर में पेन है तो इसका ट्रीटमेंट देखिए, लेफ्ट यहाँ पर बॉडी जॉइंट दिया गया है, और इसमें देखिए शोल्डर जॉइंट लिखा है। राइट और लेफ्ट शोल्डर में पेन है तो NCH2 पर ट्रीटमेंट करेंगे, और राइट शोल्डर में पेन है तो NCH1 पर ट्रीटमेंट करेंगे। एल्बो का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया गया है कि अगर लेफ्ट एल्बो में तकलीफ है तो NCH3 पर, और राइट एल्बो में तकलीफ है तो NCH4। अब एक प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं टेनिस एल्बो या गोल्फर एल्बो, या किसी तरीके से आपके एल्बो में आर्थराइटिस हो जाए, तो इसका ट्रीटमेंट हम NCH3 और 4 पर करेंगे। क्या ट्रीटमेंट करेंगे? आर्थराइटिस है तो 4-5 सिडेट, 3-6 टोन, 0 टोन 9 सिडेट। और अगर नर्व्स कंप्रेशन है, यानी टेनिस एल्बो है या गोल्फर एल्बो है, तो उस कंडीशन में हम NCH3 और 4 पर 2-4-5 सिडेट, 3-7 टोन उपचार करेंगे। 2-4-5 सिडेट, 3-7 टोन उपचार। अब देखिए सबसे ज्यादा जो बीमारी होती है घुटने में होती है, तो यहाँ पर घुटने का एक और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, नी जॉइंट, फिंगर नंबर 5 और 6, फिंगर नंबर 5 और 6, नील चक्र 5 और 6 पर हम घुटने के स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सामान्यतः अगर घुटने में दर्द है तो NCH 5-6 पर 4-5 सिडेट, 3-6 टोन करके उपचार करेंगे। नर्व्स कंप्रेशन की वजह से अगर घुटने में दर्द है, उठने बैठने चलने में तकलीफ होती है, तो हम NCH 5 और 6 पर क्या ट्रीटमेंट करेंगे? 2-4-5 सिडेट, 3-7 टोन। एंकल में स्प्रेन आ जाए, एंकल में सबसे ज्यादा तकलीफ क्या होती है? मोच आ जाती है, स्प्रेन आ जाती है, तो उस स्प्रेन का ट्रीटमेंट हम कहाँ करेंगे? एंकल जॉइंट NCH 7 और 8 पर हम ट्रीटमेंट करेंगे। क्या स्प्रेन का ट्रीटमेंट होना चाहिए? इसका एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल डेवलप किया। अगर स्प्रेन किसी पेशेंट को आ जाए, मोच आ जाए, पैर मुड़ जाए, तो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है 2-5-6 सेडेट, 1-7 टोन। 2-5-6 सेडेट, 1-7 टोन। 2-5-6 सेडेट, 1-7 टोन। तो जो भी एंकल में हमारे स्प्रेन आया हो, आपके शोल्डर में स्प्रेन आया हो, या नेक में स्प्रेन आया गया हो, तो उस स्प्रेन के लिए 2-5-6 1-7 टोन करके हम ट्रीटमेंट यहाँ पर देंगे। तो डिफरेंट जॉइंट्स पेन का ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक जॉइंट में कोई तकलीफ है तो उसका ट्रीटमेंट हम इस चार्ट के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं।
फिर बोन के अलग अलग चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। आपके बॉडी में मसल्स के बारे में बताया गया है कि मस्कुलर जो सिस्टम होता है उसकी कौन सी मसल्स आपकी अफेक्टेड हो गई है, तो उसके 10 डिवीजन। अब आइए हम आपसे सीधे बात करेंगे पेज नंबर 115 पर। पेज नंबर 115 पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। इससे पहले देखिए पेज नंबर 112 पर 10 क्रेनियल नर्व्स। 10 क्रेनियल नर्व तो 12 होती है, लेकिन उसको उस 12 को 10 में कन्वर्ट करके यहाँ पर 10 क्रेनियल नर्व्स के ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है। अब वो क्रेनियल नर्व्स कौन कौन सी होती है, उसके नाम है accessory cranial nerves, vestibulocochlear nerve, facial nerve, optic nerve, glossopharyngeal nerve, olfactory nerve, hypoglossal nerves, oculomotor, trochlear, abducens nerves and trigeminal nerves। देखिए जो क्रेनियल नर्व्स की जो मैक्सिमम डिसऑर्डर होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अब जैसे किसी को ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया अगर हो जाए, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया अगर हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो इस चार्ट के माध्यम से हम ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अब देखिए ट्राइजेमिनल नर्व्स कहां पर दी गई है, 8 नंबर। अब ट्राइजेमिनल नर्व्स एज ए मेगा मेरिडियन, अगर लेफ्ट साइड की ट्राइजेमिनल नर्व्स में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट मेगा मेरिडियन पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। राइट साइड की ट्राइजेमिनल नर्व्स में प्रॉब्लम है तो राइट मेगा मेरिडियन पर हम ट्रीटमेंट करेंगे। अब देखिए ट्राइजेमिनल नंबर का क्या है, 8 नंबर, और इस 8 नंबर पर एज ए ब्रांच हम ट्रीटमेंट करेंगे। क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ट्राइजेमिनल नर्व्स का, यानी बोथ मेगा मेरिडियन, पॉइंट नंबर 8 नॉर्मल फ्लो, पॉइंट नंबर 8 नॉर्मल फ्लो, और सर्जिकल पॉइंट यानी 2 4 5 7 9 सीडेट 0 1 3 6 8 टोन करके। फिर से हम रिपीट करते हैं, ट्राइजेमिनल नर्व्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोथ मेगा मेरिडियन 8 नंबर नॉर्मल फ्लो, और उस पर पॉइंट क्या देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक के पॉइंट 2 4 5 7 9 सेडेट 0 1 3 6 8 टोन करके ट्रीटमेंट करेंगे। तो कोई भी हमारे जो क्रेनियल नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट भी हम मेगा मेरिडियन के माध्यम से कर सकते हैं। ऑप्टिक नर्व्स की कोई प्रॉब्लम है तो बोथ मेगा मेरिडियन के 3 नंबर पर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग क्रेनियल नर्व्स की एक्टिविटी जो है, अब देखिए हर एक नर्व्स की एक्टिविटी क्या वो वर्क करती है। अब देखिए एक्सेसरी जो नर्व्स होती है इसका काम क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द नेक, मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड शोल्डर मूवमेंट को कंट्रोल करती है। नो सेंसिटिविटी रोल इन क्रेनियल एक्टिविटी। फेशियल नर्व्स का काम क्या होता है, फेशियल क्रेनियल नर्व एक्सप्रेशन ऑफ द फेस, आपके चेहरे के जो भाव होते हैं, जब आप डरते हैं तो अलग तरीके के भावों को एक्सप्रेस करते हैं, जब जॉयफुल अवस्था में होते आप अलग तरीके से अपने भावों को एक्सप्रेस करते हैं। जब हम अपने फेशियल नर्व्स जब हमारी अफेक्टेड होती है तो जो एक्सप्रेशन ऑफ द फेस है वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो क्या करेंगे, ट्रीटमेंट हम फेशियल नर्व्स पे करेंगे। और इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, स्पर्श, फेशियल नर्व्स की सेंसिटिविटी क्या है, टच बाय एक्सप्रेशन, स्पर्श। ऑप्टिक नर्व्स क्या करती है, सेंसरी नर्व्स ऑफ द आईज। हमने बताया कि जो आंख के माध्यम से, रेटिना के माध्यम से जो एक मैक्युलर रीजन होता है, पीत बिंदु, वहां से ये ऑप्टिक नर्व्स कनेक्टेड होती है और आंख की इमेज को ब्रेन तक ले जाती है। फिर ब्रेन उस इमेज को एनालाइज करके ये पता लगाता है कि जो ये सामने इमेज दिखाई दे रही है ये क्या इमेज है, इसकी पहचान कौन करता है, ब्रेन करता है। सामने वो इमेज, ये बॉटल है, ये बॉटल के रूप में दिख रही है, या रस्सी या सांप का अंतर, रस्सी और सांप का अंतर ये ब्रेन निर्धारित करता है। अगर ऑप्टिक नर्व्स अफेक्टेड होगी तो विजन हमारा अफेक्टेड होगा, सांप और रस्सी में भेद नहीं समझ पाएंगे और उसकी वजह से
कई प्रकार की प्रॉब्लम। ऑल्फैक्टरी नर्व्स क्या करती है, आपके सेंस कौन से, आपके जो स्मेल होती है उसका मेंटेन करती है। अगर ऑल्फैक्टरी नर्व्स अफेक्टेड हो जाए तो आपको किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं आएगी, आपकी स्मेल प्रभावित हो जाएगी। हाइपोग्लिसरल नर्व्स क्या करती है, पावर ऑफ स्पीच एंड स्वॉलेलिंग। पावर ऑफ स्पीच का मतलब देखिए, गला जो वॉइस बॉक्स होता है वो साउंड क्रिएट करता है, आवाज पैदा करता है। वो आवाज जब आपके मुंह से निकलती है और जब जीभ के माध्यम से उस आवाज में कट्स आते हैं, फोल्ड्स आते हैं, तो उसकी वजह से वो वर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ग्लेसोफेरेंगल जो नर्व्स होती है वो बेसिकली आपके टंग्स के मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है और क्या है, आपको स्पीच देती है, बोलने की पावर देती है। और वो वर्ड्स कहां से आते हैं, हमारे ब्रेन से। ब्रेन में क्या है, हमारी जिस लैंग्वेज की कोडिंग होगी वो टंग के फोल्ड उसी तरीके से बोलेंगे और स्पीच वैसे ही क्रिएट होगी। दूसरा टंग का काम है किसी भी चीज को निगलने का। अगर ग्लेसोफेरेंगल नर्व्स हमारी अफेक्टेड हो जाएगी तो हमारी स्पीच अफेक्टेड होगी, टंग्स के मूवमेंट्स, टंग्स फोल्ड प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं होंगे, और जो जीभ का काम एक है और है कि मुंह के खाने को निगलने का। अब वो कैसे, जब टंग में फोल्ड्स बनते हैं तो खाने को हम निकलते हैं, पानी को हम पीते हैं। लेकिन ग्लेसोफेरेंगल नर्व्स अगर अफेक्टेड हो गई तो हमारी स्पीच अफेक्टेड हो जाएगी, निगलना हमारा जो होगा वो अफेक्टेड होगा। ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर नर्व्स और एब्ड्यूसेंट नर्व्स ये आईज के डिफरेंट मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। आंखों को ऊपर देखना, आंखों का नीचे देखना, आंखों का बाहर की ओर देखना, आंखों का अंदर की ओर देखना, ये सारा इसका निर्धारण कौन करता है, ये ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर और एब्ड्यूसेंट नर्व्स करती है। ट्राइजेमिनल नर्व्स क्या रोल है, च्यूइंग पावर, चबाने की पावर को मेंटेन करती है। और वेगस नर्व्स का मूवमेंट आपके पूरे इंटरनल बॉडी में अंदर तक इसका है, मसल्स मूवमेंट ऑफ सिक्रेशंस ऑफ द बॉडी, जो आपके खाने को जो निर्धारित करता है आपको, वो कौन करता है, वेगस नर्व्स के माध्यम से। ये आपके शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट नर्व्स होती है जो ब्रेन से निकलकर पूरी बॉडी के अंदर तक जाती है। इसके बाद हमारा नर्वस सिस्टम, स्पाइनल नर्व्स इनर्वेशन एरिया बताया गया है। अब देखिए, स्पाइन का संबंध केवल स्पाइनल वर्टिब्रा से नहीं है, स्पाइनल नर्व से नहीं है, ये स्पाइनल नर्व्स आपके बॉडी के अलग अलग जोन को प्रभावित करती है। इस चित्र के माध्यम से बताया गया है कि जो हमारी स्किन सेंसिटिविटी है, जो कि ब्रेन के माध्यम से स्पाइनल ब्रेन के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से हमारे हर एक बॉडी रीजन में पहुंचती है। पर्टिकुलर बॉडी में अगर हमारी सेंसिटिविटी लॉस हो जाए या पर्टिकुलर बॉडी में हमें किसी प्रकार की सेंसिटिविटी फील हो, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, पेन के रूप में, बर्निंग के रूप में, टिंगलिंग के रूप में, नमनेस के रूप में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे नर्वस सिस्टम से संबंधित। एक पेशेंट है आपसे कहता है कि मुझे थाई रीजन में, ये देखिए थाई रीजन है और यहाँ पर क्या है कि इस आउटर थाई रीजन में मुझे लॉस ऑफ सेंसेशन है, थाई रीजन में लॉस ऑफ सेंसेशन है आउटर थाई में। तो लॉस ऑफ सेंसेशन है तो क्या मतलब हुआ, यानी वहां पर जो नर्व्स इंपल्सेस है वो प्रॉपर रूप से नहीं पहुंच पा रही है। और यहाँ पर कौन सी जो स्पाइनल नर्व्स होती है, कौन से रीजन की स्पाइनल नर्व्स इस लॉस ऑफ सेंसेशन को मेंटेन करेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है L2। L2 का मतलब लंबर 2, यानी लंबर 2 पर अगर नर्व्स कंप्रेस कर गई तो इस थाई रीजन पर हमें लॉस ऑफ सेंसेशन होगा या टिंगलिंग सेंसेशन, या तो लॉस ऑफ सेंसेशन होगा या हाइपर सेंसेशन होगा, यानी टिंगलिंग या पेन हमें क्रिएट होगा। इसी तरीके से अगर आप हाथ को देखिए, हाथ के अंगूठे में लिखा हुआ है C6 और बीच में हथेली में लिखा हुआ C7 और स्मॉल फिंगर की साइड में लिखा हुआ C8, तो ये क्या है,
ये नर्व्स है। स्पाइन में सर्वाइकल रीजन में 7 वर्टिब्रा होती है और उससे 8 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती है। अगर अंगूठे में हमें किसी तरीके से बिना किसी इंजरी के पेन होता है, कोई लॉस ऑफ सेंसेशन होता है या टिंगलिंग सेंसेशन होता है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारा सर्वाइकल रीजन अफेक्टेड है, वहां पे नर्व्स कंप्रेस हो गई है, वहां पे डीजेनरेटिव कंडीशन हुई, जिसकी वजह से विदाउट एनी इंजरी या ट्रोमेटिक हमारे हाथ के इस हिस्से में झंझनाहट, चुनचुनाहट, सुन्नपन आदि प्रॉब्लम होने लगे। तो ऐसे में हम ट्रीटमेंट किसका करेंगे, C6 रीजन का ट्रीटमेंट करेंगे। अब ये C6 रीजन का ट्रीटमेंट हम कहाँ करेंगे, ये आगे बात करेंगे। अगर हाथ की इन 3 उंगलियों में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका संबंध सर्वाइकल 7 से होता है। और स्मॉल फिंगर साइड में कोई पेशेंट कहता है कि देखिए यहाँ पर हमें चुचराहट दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये C8 रीजन प्रभावित हो। तो बॉडी के हर एक हिस्से पर इन स्पाइनल नर्व्स का एक तरीके से प्रभाव है, जिसके माध्यम से हम उपचार करेंगे। अब देखिए कैसे उपचार करेंगे, पेज नंबर 114 और 115 पर आपके हाथ और पैर के नर्व्स हाथ और पैर के नर्व्स के अलग अलग रीजन्स बताए गए, नर्व्स कंडक्शन रीजन्स बताए गए हैं 114 और 15 पर कि क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम आपको दें। एक पेशेंट मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे पैर के अंगूठे में दर्द है, पैर के अंगूठे में दर्द है। अब पैर के अंगूठे में दर्द का मतलब क्या हो सकता है, बताइए। पैर के अंगूठे में अगर किसी को दर्द है तो आप मानेंगे हो सकता है उसको कोई चोट लगी हो या यूरिक एसिड का बढ़ाव हो गया हो। तो उसने कहा यूरिक एसिड मेरा नॉर्मल है, कोई मुझे चोट नहीं लगी, लेकिन पता नहीं अचानक मुझे पैर के अंगूठे में दर्द हो रहा है। जब हमने काफी क्वेरी की, काफी बातचीत की कि क्यों दर्द हो रहा है, कैसे ये दर्द की शुरुआत हुई, तो उस पेशेंट ने कहा कि एक दिन मैं स्कूटर से कहीं जा रहा था, रास्ते में मुझे जर्क लगा। कहाँ जर्क लगा, स्पाइन में जर्क लगा, और उसके बाद से मुझे पैर के अंगूठे में दर्द होने लगा। हमने कहा लीजिए क्लू मिल गया। अब फिर हमने इस चार्ट को खोला, अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ पैर के अंगूठे में। इस पैर के अंगूठे में लिखा है L4 L5। क्या लिखा है, L4 L5, यानी उस पेशेंट का L4 L5 कहीं ना कहीं कंप्रेस हो गया, और उस कंप्रेशन की वजह से जो उसका इंप्रेशन पेन है, जो इनर्वेशन पेन है, वो कहाँ आया, पैर के अंगूठे में आ गया। और जैसे ही L4 L5 का ट्रीटमेंट दिया गया, उसका पेन धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा, और लगभग 15 दिन में वो पेन 80% उसका ठीक हो गया। 15 दिन की बात मैंने कही, क्योंकि L4 L5 में अगर कंप्रेशन है तो कंप्रेशन एक दिन में नहीं ठीक होगा, बल्कि उसको कंप्रेशन को ठीक होने में समय लगे। पॉइंट को प्रेस करने के साथ ही उसने ये एक्सप्लेन किया कि मेरा वो पैर के अंगूठे का दर्द कुछ कम हो रहा है। तो इस तरीके से एक दूसरा केस हम बताना चाहेंगे, लेप्रोसी का, कुष्ठ रोग का। अब वो कुष्ठ रोग कैसे डायग्नोस हुआ, कैसे क्या हुआ, एक पेशेंट आया और वो कहने लगा कि ये देखिए थाई का जो इनर पार्ट है, इसमें मुझे लॉस ऑफ सेंसेशन हो गया। अभी मैं लेप्रोसी हॉस्पिटल होकर आया हूँ, वहां पे डॉक्टरों ने टेस्ट किया और उस भाग में सुन्नपन पाया गया। डॉक्टर्स ने उस भाग में पिन चुभोया, मुझे कोई असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक माचिस की तीली जलाकर उस पर सेंसिटिविटी देखी, मुझे कुछ नहीं असर हुआ। और डॉक्टरों ने मुझे डिक्लेयर कर दिया कि भैया ये तो लग रहा है लेप्रोसी है, और कुछ दवाइयां दे दी हमें। और मुझे पता चला कि एक्यूप्रेशर में उसका कुछ विशेष ट्रीटमेंट है। तो मैं अभी हॉस्पिटल होकर आया हूँ, आपके पास कोई उपचार है तो बताइए। अब हमें महसूस हुआ कि ये लेप्रोसी नहीं कुछ और है, लॉस ऑफ सेंसेशन। तो हमने
जब उसके उस रीजन को चेक किया और वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, L2 L3। आप देखिए थाई के रीजन में क्या लिखा हुआ है, L2 L3। तो हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उसके L2 L3 में किसी तरीके की कोई कंप्रेशन, कोई ब्लॉकेज या कोई डीजेनरेटिव चेंजेस है, जिसकी वजह से थाई का ये रीजन जो है अफेक्टेड हो गया। और जैसे L2 L3 का ट्रीटमेंट दिया गया, वो पेशेंट कुछ कहने लगा कि सर मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है कि जैसे उस रीजन पे कुछ झंझनाहट जैसी महसूस हो रही है। 15 मिनट के बाद उस पेशेंट ने फीडबैक दिया कि जब मैं उसको हल्का से छू रहा हूं तो कुछ हल्की सी सनसनाहट सी मुझे महसूस हो रही है। और लगभग एक हफ्ते के ट्रीटमेंट के दौरान उसका 25% सेंसेशन, जो वो लॉस ऑफ सेंसेशन था उस रीजन में, वो वापस लौट आया। तो वो लेप्रोसी ट्रीटमेंट, लेप्रोसी बीमारी से बच गया। एक तरीके से कहना चाहिए जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। अच्छा आप देखिए, आप अपने घरों में एमसीबी लगवाते हैं। एमसीबी क्या होता है, हर कमरे का, हर एरिया का एक एमसीबी होता है। वो एमसीबी क्या करता है, देखिए लाइट आती है, लाइट का मतलब आपका नर्व्स कंडक्शन सिस्टम। तो वो लाइट आई आपके कहां पर, आपके उस पर आती है, मीटर में आती है। मीटर से फिर वो डिवाइड होती है आपके घर के अलग अलग एरिया में, और उस एरिया में डिवाइड होने के बाद हम सभी लोग अब क्या करते हैं, एमसीबी लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं, कि अगर किसी कारण से अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट हो तो वो एमसीबी गिर जाती है, और जिससे लाइट का एक बर्बादी और उससे प्रोटेक्शन बंद हो जाता है। तो जब हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ये क्या, वर्टिब्रा पर हमारे डिफरेंट एमसीबी लगी हुई है, और वो एमसीबी किसकी है, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की है। जिस भाग की एमसीबी डाउन हुई उस पर्टिकुलर रीजन में नर्व्स कंडक्शन ब्लॉक कर गया, और उसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप के पेन, टिंगलिंग सेंसेशन, न्यूरोपैथी आदि तकलीफें होने लगती है। तो आप इसका ट्रीटमेंट, इस तरीके की बीमारी का ट्रीटमेंट किसके माध्यम से, नर्व्स के माध्यम से वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर डिफरेंट स्पाइन के ट्रीटमेंट्स आपको बताए गए, सिंगल वर्टिब्रा के आधार पर, डबल वर्टिब्रा के आधार पर। अब सिंगल और डबल वर्टिब्रा का हम ट्रीटमेंट अलग अलग एंगल से, अलग अलग प्रकार से करेंगे। जैसे किसी पेशेंट को एक वर्टिब्रा में प्रॉब्लम आ गई, एक वर्टिब्रा में फ्रैक्चर हो गया, कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया, तो ऐसे में हम कहां पर, सिंगल वर्टिब्रा के आधार पर ट्रीटमेंट करेंगे। और दूसरा क्या है कि अगर नर्व्स कंप्रेस होती है, डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, तो डीजेनरेटिव चेंजेस में वो दो वर्टिब्रा के बीच में डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, दो वर्टिब्रा के बीच में ऑस्टोफाइटिक चेंजेस होते हैं, दो वर्टिब्रा के बीच में नर्व्स का कंप्रेशन होता है। तो ये डुअल फंक्शन जो है यहाँ पर बताया गया। और अब आप देखिए कि जो सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम होती है नर्व्स की, स्पाइनल नर्व्स की, दो पार्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, या तो सर्वाइकल रीजन अफेक्टेड होता है या लंबर रीजन अफेक्टेड होता है। जो हमारे डबल एस आकार का जो कर्वेचर होता है जहां पर, वो हिस्सा सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, वो है सर्वाइकल, और दूसरा है लंबर। तो इसका ट्रीटमेंट हम इन दोनों चार्ट्स के माध्यम से कर सकते हैं। सी अब देखिए स्मॉल फिंगर पर C1 C2 C3 C4 C5 C6 दिया हुआ है। और नॉर्मली जो जिन व्यक्तियों को गर्दन से लेकर हाथ में नर्व्स कंप्रेस होती है, दर्द होता है, हाथ उठाने में तकलीफ होती है, तो अगर उनका आप एक्सरे या MRI रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें लिखा होता है C3 C4 C5 C6 इज अफेक्टेड। जिन व्यक्तियों को चक्कर आता है, जिन व्यक्तियों को चक्कर आता है, सेंसरी लॉस होने लगता है, उनका C1 C2 जो होता है वो अफेक्टेड होता है। तो अगर पूरी सर्वाइकल आपकी अफेक्टेड है तो दोनों हाथ की स्मॉल फिंगर के ऑल जॉइंट पर मेथी की पट्टी बांधकर इलाज करें। और उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है कि नर्व्स कंप्रेस होता है, ऑस्टोफाइटिक चेंजेस होता है,
स्पेस रिड्यूस होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इन वर्टिब्रास पर से संबंधित जॉइंट पर ट्रीटमेंट देंगे। 2 4 5 सेडेट, 3 7 टोन, 0 टोन, 9 सेडेट। 2 4 5 सेडेट, 3 7 टोन, 0 टोन सेडेट। तो डिफरेंट वर्टिब्रा के बीच में होने वाली जो तकलीफें हैं, इन चार्ट्स के माध्यम से हम उसको ट्रीट करें। कल हमने एक अलग तरीका देखा था नेल चक्र के माध्यम से, कि पैर के नेल चक्र के माध्यम से हम अपने लोअर पार्ट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हाथ के नेल चक्र के माध्यम से हम वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब वो नेल चक्र अगर है तो फिर इसकी क्या जरूरत है, तो सारा हम ट्रीटमेंट नेल चक्र से ही कर लेंगे। देखिए इसकी आवश्यकता इसलिए है, नेल चक्र से हम नर्व्स कंडक्शन को ट्रीट कर सकते हैं, नर्व्स इरिटेशन को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जो बोन में डीजेनरेटिव चेंजेस हुए हैं, बोन के टेक्सचर में जो प्रॉब्लम आई है, बोन के स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम आई है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें इन जोड़ों पर ट्रीटमेंट करना होगा। वहां से तो हम नर्व्स कंडक्शन का ट्रीटमेंट करेंगे, और जो बोन की डिफॉर्मिटी है उसके स्पेसिफिक जॉइंट के माध्यम से बोन की डिफरेंट जो उसके जॉइंट की डिफॉर्मिटी है उसका उपचार हम इन जोड़ों के माध्यम से करेंगे। फिर उसके बाद देखिए पेज नंबर 118 पर मेगा मेरिडियन के माध्यम से आपके स्पाइन का ट्रीटमेंट बताया गया। और स्पाइनल कॉर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्पाइन जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या काम करती है, ये आपके इंटरनल ऑर्गन के फंक्शंस को रेगुलेट करती है। ब्रेन एज अ सुपर कंट्रोलर और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, मैसेंजर है। ब्रेन के तमाम मैसेज को लेकर वो स्पाइनल कॉर्ड आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में जाता है, और ये एक ऑटोमेटिक वर्क करता है। इस ऑटोमेटिक वर्क को हम कहते हैं ऑटोनोमिक इनर्वेशन सिस्टम। और ये ऑटोनोमिक इनर्वेशन दो तरीके से सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक के रूप में काम करते हैं। एक सिस्टम का काम है डायलेशन का, एक सिस्टम का काम है कॉन्ट्रैक्शन का। एक सिस्टम का काम है शरीर को गतिमान, ऑर्गन को गतिमान करने का, और दूसरा का काम है कि उसकी वर्किंग को रिड्यूस करने का। एक सिस्टम डे के समय प्रोमिनेंट होता है, एक सिस्टम नाइट यानी ड्यूरिंग द रेस्ट प्रोमिनेंट होता है। तो ये सारी एक्टिविटी हमारे नर्वस सिस्टम के माध्यम से। तो जितनी हमारी स्पाइनल नर्व्स होती है, ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के खास ऑर्गन की एक्टिविटी को भी प्रभावित करती है। तो वो इस टेबल के रूप में दिया गया है, जैसे लिखा हुआ है कि cos6 S5 S4 ये आपके किस रीजन को प्रभावित करती है, ग्रोइन रीजन को और लेग रीजन को प्रभावित करती है। S3 S2 S1 ये किस बॉडी पार्ट को, यूरिनरी ब्लैडर को प्रभावित करती है, गोनाइड्स यानी आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, ग्रोइन रीजन को और लेग्स को प्रभावित करती है। L5 L4 L3 ये किस ऑर्गन को, किडनी को, इंटेस्टाइन को, लोअर एब्डोमिनल को, बैक रीजन को और आपके पैर की वर्किंग को प्रभावित करती है। अगर आपके पैर में नर्व्स कंडक्शन की प्रॉब्लम है, पैरों में साइटिका पेन है, और ऐसा पेन जो कमर से लेकर पैरों तक जाए, तो उसका ट्रीटमेंट हम कहां करेंगे, फिंगर नंबर 6 पर। और कौन सी स्पाइरल, 0 1 2 स्पाइरल, 0 1 2 स्पाइरल, यानी 3 स्पाइरल हमें चूज करनी है, 0 1 2 स्पाइरल, क्योंकि ये तीनों स्पाइरल आपके लेग्स को प्रमोट करती है, लेग्स के अलग अलग रीजन्स को प्रमोट करती है, लेग्स में होने वाले न्यूरोपैथिक सिस्टम को प्रमोट करती है। और ट्रीटमेंट क्या करेंगे, 2 4 5 सेडेट, 3 7 2। इसी तरीके से आप देखिए 7 8 9 जो नंबर है 7 8 9, 7 नंबर पर क्या है, D2 D1 C7, D2 D1 D7, और किसको ये प्रभावित करती है, शोल्डर को, स्कैपुला को, आर्म को, अपर बैक को। और फिर 8 नंबर देखिए क्या है, C6 C5 C4 ये किसको प्रभावित करती है, नेक को, बैक को, हेड को, शोल्डर को, आर्म को, थायराइड को, वोकल कॉर्ड को।
अगर आपका C5, C4, C5, C6 नर्व्स कंप्रेस होगा तो आपकी वोकल कॉर्ड अफेक्टेड हो जाएगी, आपकी स्पीच अफेक्टेड हो जाएगी, आपके थायराइड ग्लैंड की जो क्रियाशीलता है वो प्रभावित हो सकती है। किसी को सर्वाइकल बोन की वजह से हाथ पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो इसका ट्रीटमेंट हम कहाँ करेंगे? फिंगर नंबर 6 की 7-8 स्पाइरल के माध्यम से हम ट्रीटमेंट करेंगे। क्या ट्रीटमेंट करेंगे? 2 4 5 6 8 3 7 2। और किसी को अगर बहुत चक्कर आता है तो ऐसी दशा में हम फिंगर नंबर 6 के 9th स्पाइरल यानी C1 C2 C3 जॉ, टीथ, गम, नेक, ईयर, इसका ट्रीटमेंट करेंगे। किसी को अगर चक्कर आता है तो फिंगर नंबर 6 के 9th स्पाइरल के माध्यम से वो ट्रीटमेंट। अब सेम स्पाइन का ट्रीटमेंट भी हम मेगा मेरिडियन के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो कि अलग अलग 10 डिवीजन के बेस पर बताया गया। तो समय हो गया है, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और इसमें अभी कुछ और चार्ट भी है जिसपे हम सूक्ष्म चर्चा आपसे अगली बार करेंगे, और इसके साथ अगली बार हम चरक 3 पर भी विशेष चर्चा आप लोगों से करेंगे। तो आप सभी को नमस्कार। देखिए, आपके सिलेबस में एक हिप्पोक्रेटस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बुक भी दी गई है। आपके सिलेबस में हिप्पोक्रेटस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी बुक दी गई है, और ये रेडी रनर प्रोटोकॉल्स है। रेडी रनर प्रोटोकॉल यानी जो संस्थान ने जो पेशेंट पर डिफरेंट ट्रीटमेंट यूज किए गए और जो एक इस्टेब्लिश प्रोटोकॉल है वो हिप्पोक्रेटस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में दिए गए। तो वो हिप्पोक्रेटस बुक जो है वो प्रोटोकॉल बेस्ड बुक है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उस बुक को रेफर करके आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के स्पेसिफिक प्रोटोकॉल आपको उस बुक में मिल जाएगी। आपको डिफरेंट टाइप्स के बुखार के प्रोटोकॉल, अगर किसी को वायरल फीवर हो रहा है, चिकनगुनिया फीवर हो रहा है, डेंगू फीवर है, एड्स की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, या डिफरेंट टाइप्स की आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो उन सब के रेडी रनर प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम केस में जिन प्रोटोकॉल से रिलीफ मिलता है उस प्रोटोकॉल को लिपिबद्ध करके एक जगह संग्रहित किया गया, और वो हिप्पोक्रेटस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पर दिया गया है। तो उस बुक को हम इसमें टच नहीं करेंगे क्योंकि वो केवल प्रोटोकॉल बेस्ड बुक है। तो आप, अगर आपके पास ऐसे कोई रोगी है तो आप उस बुक को रेफर करके आप वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने समझने का प्रयास किया होगा। जिज्ञासाएं बहुत सारी हैं आपके मन में, और धीरे धीरे हम उस चीज को बताने का प्रयास करेंगे। अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई है तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। चलने नहीं, एक प्रश्न अभी आया था। 2 हाथ हमें दिखाई दे रहे हैं, एक संध्या कुमारी जी ने हाथ उठाया है, एक डॉक्टर हेमंत कुमार जी ने हाथ उठाया। हाँ संध्या जी, क्या पूछना चाह रही हैं आप? मेरी तरफ से, अरे मिस्टर होस्ट जरा लोगों को अनम्यूट कर दीजिए। मिस्टर होस्ट पीयूष जी, लोगों को जरा कर दिया दिया। हाँ ठीक है, आप पूछिए संध्या जी। आप हाँ सर, नमस्ते। हेलो। हाँ संध्या जी, पहले आप बोलिए, फिर हेमंत जी बोलिएगा। सर जब बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर जैसे कि हमने ये सारी बुक्स पढ़ी है तो मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जैसे मान लो 7 और 8 नंबर में प्रॉब्लम आ रहा है, तो पर्टिकुलर 7 और 8 नंबर में जो प्रॉब्लम है वो हाथ में भी है, नेक में भी है, लेग में भी है, बॉडी में भी है, और एग्जैक्टली 7 और 8 ही है। तो ऐसी जगह पे हम किस चीज को प्रायोरिटी देंगे और कैसे उसको, मतलब 7-8 मतलब फिंगर नंबर 7-8 का कहने का? यस सर, फिंगर नंबर 7-8 में प्रॉब्लम है। बॉडी के पार्ट में भी, जैसे कि मान लो अभी लेग का आपने पढ़ाया, वहां पे भी 7-8 आ रहा है। तो ऐसा मान लो नेक में पेन है तो भी 7-8 आ रहा है, अगर पर्टिकुलर नेक को। नहीं देखिए, अगर देखिए नेक में पेन है तो 7-8 का मतलब क्या हुआ?
7-8 फिंगर से मतलब नहीं है नेक के लिए। ओके। अब नेक में प्रॉब्लम है तो वो 7-8 स्पाइरल का है। आपने ऊपर उस टेबल में देखिए तो हाँ। क्या है, अब मैं आपको फिर से एक बार शो कर देता हूँ। कहाँ गई वो मेरी, हाँ ये। अब देखिए यहाँ पर 7-8 जो दिया हुआ है ये फिंगर नहीं दे रहा है। ये देखिए ऊपर क्या लिखा है, फिंगर नंबर 6 10 स्पाइरल। तो अगर हमारे 7-8, अब 7-8 का मतलब क्या है कि जो सर्वाइकल की वर्टिब्रा है C4 C5 C6 C7, इसमें अगर कोई कंप्रेशन आता है तो फिंगर नंबर 6 के 7-8 स्पाइरल पर हम ट्रीटमेंट करेंगे। अब आपको क्लियर हुआ कि नहीं? वो फिंगर नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्पाइरल मेरिडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं सर, अगर किसी, मैं वो नहीं कहना चाह रही थी, मैं ये हाँ कहना चाह रही थी कि जैसे कि मैंने बोला फिंगर नंबर 7 और 8, हाँ और जब ये आपने जो अभी चार्ट दिखाया इसमें भी जो वो फिंगर नंबर 6 का जो 7 और 8 C4 C5 C6 जो आया, तो हाँ वो भी उसमें आ रहा है, 7-8 इसमें आ रहा है। तो वो सारा मैच कैसे करता है? मैं वो बॉडी का वो सिस्टम नहीं समझ पा रही हूँ कि पूरा अलाइन हो रहा है कि अगर किसी को आईज में पेन है तो भी 7-8 वाले नंबर पे आ रहा है। और देखिए ऐसा है कि जब स्टडी की गई, नर्वस सिस्टम की स्टडी की गई, तो ये देखा गया कि कौन सा नर्व्स किस बॉडी पार्ट को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसके आधार पर ये स्टडी डेवलप की गई, ये प्रोटोकॉल डेवलप किए गए कि ये पर्टिकुलर स्पाइरल मेरिडियन जो है ये आपकी आंख को भी वर्क करेगा। अब देखिए बीमारी कई तरीके की होती है, एक होती है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, एक होती है सर्कुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम, एक होती है नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम, एक होती है बोन रिलेटेड प्रॉब्लम, एक होती है ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम। हमें ये जस्टिफाई करना है कि प्रॉब्लम नर्व्स रिलेटेड है, प्रॉब्लम ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड है, प्रॉब्लम बोन या स्ट्रक्चर रिलेटेड है। ठीक है, इसको हम जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तब हम ये निर्धारित करेंगे कि हमें नर्व्स का ट्रीटमेंट करना है या ब्लड का ट्रीटमेंट करना है या उसके स्ट्रक्चर का ट्रीटमेंट, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो नर्व्स रिलेटेड अगर ट्रीटमेंट करना है तो फिंगर नंबर 6 किसको रिप्रेजेंट करती है, नर्वस सिस्टम को। और नर्वस सिस्टम से संबंधित क्या है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्राइमरीली। ठीक है, तो उस स्पाइन के, अब इसको कई तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया है। वात पित्त कफ जॉइंट पर, वात जॉइंट जो है वो सर्वाइकल को बताता है, फिर इसको थोरेसिक कहा गया, फिर इसको लंबर। और इसकी फाइन स्टडी की गई, जो हमारी 31 पेयर ऑफ द नर्व्स होती है। देखिए 33 वर्टिब्रा होती है और उससे संबंधित क्या होता है, 33 वर्टिब्रा से संबंधित 31 पेयर नर्व्स होती है। और उन नर्व्स के अलग अलग बॉडी एरिया डिफाइंस किए गए। और ये एरिया हमें कहां से मिले, हमने नहीं बनाया, ये न्यूरोलॉजी की जो स्पेसिफिक बुक है, जो मेडिकल बुक्स है न्यूरोलॉजी की, उससे हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि एक एक नर्व से कौन कौन सा बॉडी एरिया कनेक्टेड है। हमने सिर्फ उसको अपने ट्रीटमेंट में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट नंबर 10 है हमारे पास। तो हमने देखा कि वर्टिकल मेरिडियन का क्या रोल होगा, हॉरिजॉन्टल का क्या रोल होगा और स्पाइरल का क्या। तो इसमें हम लोग ने पाया कि जो नर्व संबंधित प्रॉब्लम है उसमें अगर हम स्पाइरल रोल यूज करते हैं तो वो ज्यादा उपयुक्त होता है। अब बोन में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी होती है, जैसे हमने कहा डिफॉर्मिटी है, तो उसका ट्रीटमेंट हमने क्या किया कि ज्वाइंट के माध्यम से हमने ट्रीटमेंट दे दिया, मेगा मेरिडियन के माध्यम से हमने वो ट्रीटमेंट दिया। और ये सारा चीज एक एक पेशेंट पे यूज करने के बाद फिर हम आपके सामने, ठीक है, कोशिश करिए, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होगी। हाँ डॉक्टर हेमंत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, एक समस्या ये है, जैसे अभी जो प्रॉब्लम आप अभी बता रहे थे हाँ कि जैसे राइट साइड लंबर में जैसे पेन होता है, हाँ उसके बाद जो है लेफ्ट के अंगूठे में, फिर लेफ्ट राइट के जो तीनों टो है, हाँ छोटे वाले तीनों टो, हाँ हाँ
दोनों साइड उसमें पेन होता है, और फिर लेफ्ट के एंकल में पेन होता है। हाँ। तो ये क्या होता है, जब बैठे रहते हैं तो पेन नहीं रहता, जैसे बैठ के चलने लगते हैं तो पेन होने लगता है। तो इसमें क्या मतलब नर्व का डिजनरेशन हो रहा है कि बोन ये का हो देखिए, रहा है ये क्या? तो आपको चेक करने पर पता चलेगा कि ये नर्व्स की वजह से है या बोन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है ना। तो ये तो दोनों चीज चेक करने पर पता चलेगा। हाँ, आप अपने हिसाब से ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि नर्व्स कंडक्शन की जो ट्रीटमेंट है, लेफ्ट फिंगर के डिफरेंट स्पाइरल मेरिडियन पर जो उस भाग से निकल रही है, उसको आप चेक करके ट्रीटमेंट दीजिए और वेट एंड वॉच। 2 दिन ट्रीटमेंट दीजिए, देखिए कैसा महसूस होता है। अगर नर्व्स कंडक्शन की वजह से होगा तो वो 2 दिन में आपको पता चल जाएगा। नहीं, नहीं जैसे तो एक दिन आपने बताया था कि हाँ लेफ्ट रिंग फिंगर के तीनों जोड़ पे मेथी पट्टी बांध दीजिए। हाँ तो वो एक नीचे वाला जोड़ लंबर का है, हाँ ऊपर का बिल्कुल। थोरेसिक का, ऊपर हाँ सर्वाइकल का है। तो हाँ जब थोरेसिक लंबर वाले पे हमने मेथी पट्टी बांधा तीनों पे, तो हाँ। हमको जैसे थोड़ा आराम मिला। तो कहीं ना कहीं ये आपके लंबर रीजन में नर्व्स के कंप्रेशन की वजह से ये अच्छा प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका अच्छा। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अब हम देखिए 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो है कि आप पैर के नेल चक्र को चेक कर लीजिए, और जो नेल चक्र पर आपको पेन मिले, क्योंकि पैर का हम्म, संबंध आपके लंबर सेक्रल रीजन हम्म, से है, तो जो भी नेल चक्र में पेन मिले हम्म, उस पर आप 2-4-5 सीडेट 3-7 टोन कर लीजिए। तो वो अभी पेन जो आपका इंडेक्स फिंगर वाला बताए हैं क्या, जो भी इंडेक्स फिंगर का बताए हैं, रिंग एल फिंगर फोर एल वाला, फाइव रिंग फिंगर एल वाला। फोर नहीं, L4 L5 का अच्छा। इंडेक्स फिंगर, हाँ हाँ बिल्कुल है। तो क्या उस पे भी धीरे यही? धीरे 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 एक हम्म स्टेप बाय स्टेप हम ट्रीटमेंट देंगे, हम्म क्योंकि जब हम सर्जरी या कोई सर्जिकल इवेंट जब हम लेते हैं तो हम्म उसको कई एंगल से प्रोड्यूस किया जाता है। किसी पेशेंट में नील चक्र से रिलीफ मिला, किसी पेशेंट को मेगा मेरिडियन से रिलीफ मिला, किसी पेशेंट में स्पाइरल मेरिडियन से रिलीफ मिला, और किसी पेशेंट में हमें रिंग के माध्यम से रिलीफ मिला। तो हम्म, एक साथ कंबाइंड फॉर्म में भी दिया जा सकता है, और अलग अलग स्टेप बाय स्टेप भी हम इसका यूज करके ट्रीटमेंट में उपयोग कर सकते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलिए कि आपको लंबर रीजन से, यानी यहाँ पर मेथी दाने बांधने से अगर आपको रिलीफ मिला, तो सेकेंड लेवल पर हम क्या नेल चक्र के माध्यम से अपना ट्रीटमेंट देखेंगे। नहीं, इस पे करने पे आराम मिलता मिलता है ना, बस। रिंग। तो फिर आप नेल चक्र को अपने पैर के चेक करिए, किसमें आपको ज्यादा सेंसिटिविटी महसूस हो रही है, उस पर पहले या तो मेथी दाना बांध लीजिए, या सिंपल 2-4-5 सीडेट 3-7 टोन करके ट्रीटमेंट। तो इसका ओ मतलब ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं नंबर रीजन में नर्व कंप्रेशन हो, अच्छा इसका अच्छा, मतलब ये हो सकता है। ठीक है। ठीक ठीक ठीक, ओके। तो चलिए, समय काफी हो गया है, अभी आगे की भी क्लासेस बची हैं, आप लोगों को भी भोजन करना होगा। आप लोग भी काफी जिज्ञासा ही हालांकि बहुत है। अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई है तो हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, ऐसी मेरी कामना है। चलिए, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। नमस्कार।